बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो कॉमन टास्क है। इसमें जो एजेंडा हमने आज के लिए रखा है उसमें ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं होंगी। बेसिकली जो कॉमन टास्क का 2 दिन का सेशन है उस सारे का एजेंडा ओवरऑल ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्मार्ट प्लान 3D का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टेम्पलेट सेशन फाइल्स, उसके बाद फ़िल्टर्स, व्यूज़ और कॉमन टास्क। इसके बाद के जितने टॉपिक्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट डे कल उनको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो बाद में आ रहे हैं ये कल हम इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट प्लान 3D के इंट्रोडक्शन में ये है कि आप सारे लोग जो हैं 3D का बैकग्राउंड है सबको आइडिया है कि हम लोग PDS यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो स्मार्ट प्लान 3D जो है ये इंटरग्राफ का आप कह लें कि PDS से नेक्स्ट लेवल पे एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, जिसमें जो एडवांसमेंट्स हैं उस डिफरेंट लेवल्स पे हम उसे देख सकते हैं। बीइंग अ डिज़ाइन कंपनी हमारे लिए उसमें क्या एडवांसमेंट्स है कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए मॉडलिंग बहुत आसान है कंपेयर टू PDS से काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ के आने से भी पहले का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो उसमें डेफिनेटली लिमिटेशंस हैं, उसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। तो इसका यूज़र इंटरफेस बेहतर है हमारे लिए, मॉडलिंग इसमें थोड़ी सिंपल है। जो ओनर ऑपरेटर है जिसके पास फाइनल प्रोडक्ट जाना है उसके लिए इसमें क्या एडवांसमेंट है कि स्मार्ट प्लान 3D जो है वो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में काम करता है। जैसे कि आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे प्रोसेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो उनमें भी इंटरग्राफ के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ हो रहे हैं। प्रोसेस डिपार्टमेंट में SPPNID यूज़ होता है, जो कि डेफिनेटली जब आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो PNID से उसने स्टार्ट होना है। तो जो SPPNID है वो एक सिंपली 2D ड्राफ्टिंग टूल नहीं है जिसके अंदर PNID बन जाएगी सिर्फ उसकी ग्राफिक्स। वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं तो बैकएंड पे सॉफ्टवेयर को पता होता है कि ये इसका क्या मतलब है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम SPPNID और फर्दर फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की तरफ जाएं तो स्मार्ट प्लान इंस्ट्रूमेंटेशन वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स की डाटा शीट्स और कैलकुलेशन वो सारा कुछ उसमें कवर हो रहा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में चले जाएं तो स्मार्ट प्लांट इलेक्ट्रिकल वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ओनर ऑपरेटर के लिए इसमें क्या फ़ायदा है कि जब स्मार्ट प्लांट 3D यूज़ होगा उन सारे सॉफ्टवेयर के साथ, तो इन सारों का डाटा कंबाइन होके उसके पास ओनर ऑपरेटर के पास जाएगा। एक ही जगह पे एक ही डाटाबेस में वो सारा डाटा स्टोर होगा। तो कल को उसने अपने प्लांट का कुछ भी डाटा रेफ़र करना है तो वो एक ही जगह से उसे डाटा मिल जाएगा एक ही पैटर्न पे। SPR में लिमिटेड डाटा होगा। SPR में हम सिर्फ इसका रिव्यू डाटा देखेंगे, जो जैसे PDS में होता था वैसे ही इसमें भी आएगा। लेकिन जब हम स्मार्ट प्लांट फाउंडेशन या स्मार्ट प्लांट 3D से रिलेटेड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ओनर ऑपरेटर है उसको PNID भी साथ साथ मिल रही होगी, यानी किसी आप जगह पे जाते हैं तो उसकी PNID भी वो साथ लेके जा सकता है। इसकी एग्जांपल ये होगी कि एक दफ़ा आपने ये प्लांट हैंड ओवर कर दिया जो भी इसका ओनर है उसको, और उसने किसी एक एरिया में जाना है मेंटेनेंस के लिए। तो बजाय इसके कि वो पहले वहाँ जाए, वहाँ पे देखे मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर वापस आके डॉक्यूमेंट जमा करे, उसके बाद सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ। तो वहाँ से रेलेवेंट अपनी जो PNIDs हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट की शीट्स वगैरह कुछ जो लेके जाना चाहता है वो सारी चीज़ें अपनी जमा करेगा और पहले ही वो वहाँ पे प्रिपेयर्ड पहुँचेगा जो भी उसने काम करना। तो पहले हम लोग सुन रहे थे कि PDS की सपोर्ट इंटरग्राफ ख़त्म कर देगा 2012 में, इस तरह की बातें सुनी थी। लेकिन डेफिनेटली जब तक क्लाइंट मूव नहीं करेंगे आगे तो वो भी डेफिनेटली उसे सपोर्ट करेंगे। तो अभी भी नया वर्जन PDS का लॉन्च हो चुका है, तो इंटरग्राफ की तरफ से उसकी सपोर्ट तो चल रही है, लेकिन उनका जो अपना एक माइंडसेट है, जो उनके अपने टारगेट्स हैं वो यही हैं कि वो देख रहे हैं कि कुछ सालों में PDS को कम से कम किया जाए और SP3D को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किया जाए। तो उस रेफरेंस से भी हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि हम लोगों ने फाइनली इसकी तरफ जाना है PDS से। फिर इसी तरह से PDMS का भी आप लोगों को आइडिया होगा, उसमें जैसे कमांड्स जो हैं वो काफ़ी इजी हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। तो ये भी
SP3D जो है ये उससे मिलता जुलता आप कह लें इसका यूज़र इंटरफेस है। अच्छा, इसको ये एक स्लाइड है जो कि जिसका ताल्लुक ऑपरेशन से तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इसकी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि SP3D में जो डाटा अरेंज हुआ है वो ये होगा कि इसमें जो साइट डाटाबेस आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑफिस को, डिज़ाइन ऑफिस को। जैसे अगर हम एक यहाँ पे सेटअप करेंगे SP3D को तो हमारा एक साइट डाटाबेस बन जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक साइट डाटाबेस बनेगा। उसके बाद दो और डाटाबेसेस हैं। एक डाटाबेस है मॉडल डाटाबेस। मॉडल डाटाबेस में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग SP3D में मॉडल करेंगे वो सारे का सारा डाटा इस डाटाबेस में जाएगा। तो PDS का जिन लोगों को आइडिया है उन लोगों को पता होगा कि PDS में कुछ डाटाबेस में डाटा रहता था, कुछ DGN फाइल, डिज़ाइन फाइल्स में डाटा पड़ा होता था। तो जब वो वर्किंग करते थे तो जैसे इक्विपमेंट मॉडलिंग है तो सारे का सारा डाटा DGN फाइल में, डिज़ाइन फाइल में पड़ा होता था। पाइपिंग में काम होता था तो पाइपिंग का कुछ जो ग्राफिक्स है उसकी वो DGN फाइल में होती थी, और जो उसके एट्रीब्यूट्स थे, लाइन ID है और दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारा कुछ डेटाबेस में जाता था। तो SP3D में ये चीज़ नहीं है। SP3D में आप जो भी मॉडल कर रहे हैं, बेशक वो ग्राफिक्स है, बेशक वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे का सारा डाटा डेटाबेस में चला जाना। ठीक है, डेटाबेस के अलावा और कहीं पे कुछ सेव नहीं होगा जो भी आप वर्किंग करेंगे। तो वो एक मॉडल डेटाबेस हो गया। इसके बाद मॉडल डेटाबेस के बाद एक और डेटाबेस है जिसको कैटलॉग डेटाबेस कहते हैं। तो जिस तरह से PDS में रेफरेंस डाटा होता था, यानी हम आप लोग इक्विपमेंट मॉडल कर रहे हैं तो आपको जो फॉर्म उसके सारे नज़र आ रहे हैं, जिसमें इक्विपमेंट से की डायमेंशनल डाटा है, इक्विपमेंट की डिटेल्स हैं। इसी तरह से पाइपिंग आप कर रहे हैं तो पाइपिंग की स्पेसिफिकेशंस हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स अलाउड हैं, उनका डायमेंशनल डाटा, वो सारा कुछ रेफरेंस डाटा में स्टोर होता था PDS में। तो SP3D में कैटलॉग डेटाबेस की टर्म यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारा रेफरेंस डाटा है वो सारे का सारा कैटलॉग डेटाबेस में होगा। और फाइनली फिर जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, MTO रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, कोई लाइन लिस्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे डेटाबेसेस से डाटा निकाल के डाटा एक जगह स्टोर होगा, उसे रिपोर्ट डेटाबेस कह रहे हैं। तो इसका आप लोगों से ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ज़्यादा इसकी वैल्यू है, लेकिन थोड़ा मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये एक स्लाइड यहाँ पे ऐड हुई है जिसमें अगेन वही बात एम्फेसाइज की है कि PDS में क्या होता था कि हमारी CAD फाइल्स होती थी जिनमें हमारी ग्राफिक्स स्टोर होती थी। इसी तरह से कुछ डेटाबेस में डाटा स्टोर होता था, और इन सारों से मिला के जब हम PDS लॉन्च करते थे तो इन सब से इंफॉर्मेशन लेके PDS हमें स्क्रीन पे ये एक 3D व्यूज शो करता था। SP3D में ये डिफरेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने मॉडल किया था पहले PDS में, हम ये जो येलो कलर का ये वो चीज़ें हैं जो हमने मॉडल की हैं, उसके एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में और ग्राफिक्स CAD फाइल्स में। SP3D के केस में ये डिफरेंट है। जो कुछ हम मॉडल करेंगे उसके ग्राफिक्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सारा कुछ डेटाबेस में जा रहा है। और जब हम SP3D लॉन्च करेंगे तो जो कुछ हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो सिर्फ डेटाबेस में से निकल के आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये अटेंडेंस शीट है, इसको आप साइन करते रहें। ये एक कार्टून साइड किया हुआ है स्लाइड में, जिसमें दिखाया हुआ है कि एक शख्स है जो पहली दफ़ा SP3D यूज़ कर रहा है और वो कॉल करके बता रहा है कि पूछ रहा है कि मेरी डिज़ाइन फाइल कहाँ गई, मैं कौन सा मॉडल ओपन करूँ। तो SP3D में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को मॉडलिंग के लिए डिज़ाइन फाइल्स या कोई मॉडल नहीं स्पेसिफाई किए रहेंगे, बल्कि पूरे का पूरा प्लान जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे एक ही वक्त में। तो उसके लिए होगा ये कि आपने जिस एरिया में, जिस यूनिट में काम करना होगा, तो एक कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेस का। आप लोग वर्क स्पेस डिफ़ाइन करेंगे। आप उस SP3D को बताएंगे कि मैंने जो काम करना है वो इस एरिया में काम करना है, मुझे सिर्फ ये चीज़ें दिखा दो। तो SP3D आपको पूरे प्लांट में से सिर्फ वही चीज़ें ला के आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा।
इसमें वर्क स्पेस में पूरे ग्राफिक्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ये मैं अभी अब एक्सप्लेन करता हूँ कि हम उसमें क्या स्पेसिफाई करेंगे, किस तरह से वर्क स्पेस डिफाइन की जाएगी। वर्क स्पेस को डिफाइन करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एसपीसीडी हम ओपन कर लें और ओपन करके देखते हैं कि वो उसकी शक्ल किस तरह की है। तो एसपीसीडी की इंस्टॉलेशन की हमने रिक्वेस्ट कर दी थी और कुछ लोगों के पास इंस्टॉलेशन हो गई होगी और जिनके पास नहीं हुई है तो होपफुली आज वो आईटी से मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, वो आप लोगों के सिस्टम पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसकी। तो एसपीसीडी की इंस्टॉलेशन के साथ फिर वो कॉन्फ़िगरेशन भी कर देंगे सेटअप प्लांट की। तो जब आप उसे रन करेंगे, रन करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम्स, इंटरग्राफ स्मार्ट प्लांट 3D और स्मार्ट प्लांट 3D, यहाँ से आप इसको रन करेंगे। यहाँ अगर डेस्कटॉप पे आपके कोई शॉर्टकट बना होगा तो आप वहाँ से भी उसे लॉन्च कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया इसलिए मेरे डेस्कटॉप पे नहीं है। स्मार्ट प्लांट 3D यहाँ से इसे लॉन्च करते हैं। अच्छा, जब तक बात की गई वो उसके ऊपर से है और डेटाबेस की बात की, डिजाइन फाइल की बात की, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। एनी क्वेश्चंस? नहीं, ऐसे तो ये सर अभी पहले 10 मिनट गुजरे हैं, अभी टाइम लगेगा क्वेश्चन जनरेट होने में। अच्छा, कुछ ऐसा एक बात है, अब जो टूल आ रहे हैं ना आपके सॉफ्टवेयर में, इंटरग्राफ सीरीज कर लें, इसके अलावा भी सीरीज कर लें, वो डाटा सेंट्रिक अप्रोच चलेगी। पहले डाटा सेंट्रिक अप्रोच पार्शली थी, फुली नहीं थी, ठीक है। अब एक और चीज़ बार बार बात हो रही है कि हम जब फाइल क्वेरी करेंगे, वर्क स्पेस जनरेट करेंगे तो डाटा बेस चीज़ निकल डाटा आएगा और एक आपको डिजाइन फाइल फॉर्म मॉडल नजर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं चेंज करूँगा, डाटा बेस अपडेट हो जाएगी, तो एक टू ट्रैक स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डाटा बेस जहाँ ले जाऊँगा मेरा पूरा मॉडल से जाएगा, पूरा डाटा से जाएगा, वहाँ जाके खोलूँगा तो डाटा चीज़ें आना शुरू होंगी। पहले क्या होता था, हम डाटा बैकअप करते थे, डिज़ाइन फाइल भी रहते थे, कई बार डिज़ाइन फाइल में मैक्सिमम चेंज कर दी, वो नेक्स्ट वील में नहीं आया करती वगैरह वगैरह। तो जितने आप सॉफ्टवेयर टूल्स आ रहे हैं वो डाटा सेंट्रिक अप्रोच चलेगी। अच्छा, उसमें आपने ऑटोकैड अगर आप लोगों ने काफ़ी यूज़ की होगी, जो ऑटोकैड 2010 है एंड ऑनवर्ड्स, तो आपने देखा होगा उसमें पैरामेट्रिक मॉडलिंग आ गई है। पहले भी थी, लेकिन अब ये है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट देते हैं किसी रेक्टेंगल को, तो एक्स वाई चेंज करता हूँ तो रेक्टेंगल चेंज हो जाता है। पीडीएफ में था, मैं एक फुटप्रिंट लगाता हूँ, उसके डायमेंशन चेंज करता हूँ, छोटा बड़ा हो जाता है। ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग है। तो ये सारा एसपीसीडी पैरामेट्रिक मॉडलिंग कर रही है। उसके बाद पैरामेट्रिक्स बने हुए हैं, आपसे साइज देते हैं उसको। आप जितने मर्जी पैरामेट्रिक्स फाइंड कर लें, वो आ जाएंगे उसके अंदर, उनको यूज करने पड़ेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि आप जितने आगे टूल्स आ रहे हैं आजकल, ये आप फ्यूचर में आएंगे उस पर लेके जा रहे हैं। डाटा सेंट्रिक अप्रोच होती है, डाटाबेस सेंट्रिक आ रही है, डाटा के साथ घूम रहे हैं सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं डाटा। धन्यवाद। अच्छा, जब आप एसपीसीडी को लॉन्च करेंगे तो इस तरह की विंडो एक ओपन होगी आपके पास। अगर तो ये विंडो ओपन नहीं होती, कोई दूसरी तरह की विंडो ओपन होती है, तो उसका मतलब है कि प्लांट अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ आपके सिस्टम पे। तो उसके केस में आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो आईटी का स्टाफ है, आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम पे कर देंगे। अभी सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन हुई थी तो ये विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो में मुझे ये 3 किस्म की फाइलें शो कर रहा है, जो जिनमें से मैंने कुछ चूज़ करना है। ये उसी तरह से है जैसे आप ऑटोकैड ओपन करें और न्यू ड्राइंग ओपन करें तो टेम्पलेट फाइल आपसे पूछ रहा होता है। तो एसपीसीडी भी आपसे एक टेम्पलेट फाइल पूछ रहा है कि आप जो वर्किंग करेंगे, आपका जो सेशन है उसमें किस तरह के यूनिट्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश यूनिट यूज़ कर लूँ, मेट्रिक यूनिट यूज़ कर लूँ, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर एक नया सिस्टम भी है, यहाँ पे टेम्पलेट ऐड कर सकता है। हो सकता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपके कोई यूनिट सेट हुए हों तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाए। अच्छा, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। यानी आप अगर कोई ऐसी आपके पास फॉर एग्जांपल वेंडर ड्राइंग आ गई है जिसमें इंचेस में डाटा दिया हुआ, आप चाह रहे हैं कि मैं सारे इनपुट्स अपने इंचेस में करूँ, तो आप यहाँ से इंग्लिश यूनिट को भी चूज़ कर सकते हैं। होगा ये कि आप जो भी मॉडल करेंगे, जब डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा तो वो उसे ऐसे यूनिट में स्टोर करेगा।
आपने जो भी यूनिट यूज़ किया आपको शो वही होगा, आपसे इनपुट वही मांगेगा, लेकिन जब वो डेटाबेस में स्टोर करने लगेगा तो उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा ऐसे ही सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल अभी मेट्रिक यूज़ कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर की एक स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। ये थोड़ी सी स्लो भी हो जाता है सिस्टम बाज़ दफ़ा, तो ये वेट करना है आपने जब तक ये स्क्रीन नहीं आती, इसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब ये तो इसका एक इंटरफेस है जो ओपन हो गया। और पीडीएफ में क्या होता था कि हम एक वक्त में किसी एक स्क्रीन पे काम नहीं करते थे, यानी हम एक से ज़्यादा व्यूज़ उसमें यूज़ करते थे। तो वो एसपीसीडी में भी पॉसिबल है। आप विंडो का एक जो मेन्यू है इसमें जाएं और न्यू विंडो ऐड करें, तो जितनी आप चाहेंगे उतनी विंडोज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें वो 8 विंडोज़ वाली लिमिट भी नहीं है। और इसको अगर आप चाह रहे हैं कि इन्हें टाइल कर लें तो टाइल भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने 3 विंडोज़ ओपन कर ली, तीनों को मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन अभी तक इसमें मुझे कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा। पहले मैं कह रहा था कि मैंने इस पर कॉन्फ़िगरेशन तो की हुई है, लेकिन डाटा इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा। डाटा इसमें क्यों नहीं नज़र आ रहा कि ये जो हमारे सामने ओपन हो गया ये एक वर्क स्पेस है, लेकिन अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि इस वर्क स्पेस में क्या हमें शो करे एसपीसीडी। तो वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और डिफ़ाइन वर्क स्पेस की कमांड इस पर क्लिक करेंगे। डिफाइन वर्कस्पेस की कमांड पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमसे 2 इनपुट्स मांगता है। पहला इनपुट तो है कि आपने प्लांट चूज़ करना है कि कौन से प्लांट पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो एक, जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक साइट डेटाबेस होता है एसपीसीडी में, जिसमें एक पूरे ऑफिस के सारे प्लांट्स का इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है, एक ही सर्वर पे जितने प्लांट्स हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम वो प्लांट चूज़ करेंगे जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग के लिए हमने एक प्लान बनाया है एसपीसीडी ट्रेन, ये आप नोट कर लें। स्केड्यूल की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो जाएगी और उसको ग्राफिक्स डिस्प्ले करने के लिए जो थिकनेस उसने डेफिनेटली इंटरनल डिटेल तो हम शो ही नहीं करते उस पर, सिर्फ ओडी आ रहा होता है वहाँ पे। स्केड्यूल तो यूज़र ने सिलेक्ट करना है ना, डाल दिया, लेकिन अगर आपने इसमें डाल दिया है उसको लिमिट में सेव करेगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा उससे रिलेटेड उसने ओडी एक जनरेट करना होगा ना, तो ओडी वो जनरेट करके उसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। बैक एंड पे वो खुद ही देख लेगा कि इसके लिए ओडी कितना बनता है, वो उतनी ग्राफिक्स आपको शो कर दे। एट्रीब्यूट्स आपके एज इट इज सेव कर लें। उसका अपना पीछे चल रहा है, हम जो मर्जी इनपुट कर रहे हैं, रिपोर्ट भी हम अपनी मर्जी से जनरेट करवा रहे हैं। अच्छा, वर्कस्पेस में जो दूसरा इनपुट है वो इम्पोर्टेंट है, फिल्टर। फिल्टर का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो फिल्टर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है ना सिचुएशन, इसमें बैक एंड में काफी काम हो चुका हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के एंड में। ठीक है। अच्छा, फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो फनल सी होती है, इसका जो सिंबल है वो एक फनल सी उसने बनाई हुई है, और फनल के अंदर कोई जाली लगी होगी और इसमें जो भी डाटा आ रहा है इसमें से निकलेगा वही जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, फिल्टर का यही कॉन्सेप्ट है कि आप ये डिफाइन कर देते हैं कि मेरे पास डाटा तो पूरा अवेलेबल है, लेकिन मुझे उसमें से क्या चीज़ चाहिए जो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो फिल्टर डिफाइन करने के लिए क्या ऑप्शन हमारे पास आती हैं, इस पर जब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली ऑप्शन तो है कि क्रिएट न्यू फिल्टर, और दूसरी ऑप्शन है मोर।
अगर मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो पहले से जितने फ़िल्टर्स डिफ़ाइन हैं प्रोजेक्ट में वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये मुझसे पूछेगा कि मैंने किस तरह का फ़िल्टर बनाना है। अच्छा, अब फ़िल्टर बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिस्टम टैब में ही रहेंगे। सिस्टम टैब वो टैब है जिसके अंदर जो हमने प्लांट की हायरार्की डिफ़ाइन की होगी कि प्लांट में चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना है, उसी तरह से सिस्टम टैब में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, अभी नया फ़िल्टर क्रिएट करना जो है ये मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। पहले मैं जो पहले से कोई फ़िल्टर बना हुआ है वो पकड़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A00 फ़िल्टर एक बना हुआ है, यहाँ बल्कि एक कंप्लीट प्लांट का एक फ़िल्टर है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ओके करता हूँ। जब मैंने ओके किया तो इसने लिखा हुआ दिखाया कि जनरेट रनिंग क्वेरी का क्या मतलब है कि ये जो फ़िल्टर मैंने डिफ़ाइन किया है SPCD डेटाबेस पे में जाके ढूंढेगा कि इस फ़िल्टर पे कौन कौन सी चीज़ पूरी उतरती है, और वो चीज़ें फ़िल्टर को मैं भी बताता हूँ कि फ़िल्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो मैंने फ़िल्टर अभी बताया था कंप्लीट प्लांट का, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ही मैंने उसे कहा था कि मुझे शो कर दो जो कुछ प्लांट में है। तो उसे 6370 ऑब्जेक्ट मिले हैं जो कि प्लांट में मॉडल हुए हुए थे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसको भी हम देखते हैं डिटेल में। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके फैच कर रहा है। अच्छा, अब ये कमांड कंप्लीट हो गई तो आपने देखा कि यहाँ पे एक तो ग्राफिक्स आ गई है, और दूसरा साइड पे एक हायरार्की बन गई है, एक ट्री एक्सप्लोरर बन गया, जिस तरह से हम विंडोज़ का एक एक्सप्लोरर देखते हैं। अभी नए वर्जन में तो इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी है, प्लस की जगह ये इस तरह की ट्रायंगल सी बन गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि एक आपकी जैसे हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर सब फोल्डर होता है, तो एक ये ट्री व्यू इसको कहते हैं, इस अरेंजमेंट को। तो इसी तरह से SPCD में भी जो डाटा अरेंज किया जाता है वो हम एक ट्री व्यू में अरेंज करते हैं। अब इस ट्री व्यू में अगर आप देखें तो SPCD ट्रेन तो हमारे प्लांट का नाम है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी है। इसके अंदर फर्दर फिर अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो A00 जो नज़र आ रहा है इसका एक सिंबल भी है। अब यहाँ पे मैं जूम नहीं कर सकता, इसको आप अपने सिस्टम्स पे देख लेंगे। इसकी जो शक्ल बनी हुई है ये एरिया का एक ऑब्जेक्ट है, एक एरिया इसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। फिर इस एरिया के अंदर 1020 एक यूनिट डिफाइन हुआ हुआ है, और उस यूनिट के अंदर फिर फर्दर डिसिप्लिन वाइज और जो हमने हमारे मॉड्यूल वाइज डाटा को हमने अरेंज किया हुआ है। अच्छा, PDS में हम मॉड्यूल का लफ्ज़ यूज़ करते थे, पाइपिंग मॉड्यूल है, इक्विपमेंट मॉड्यूल है। तो SPCD में टास्क का लफ्ज़ यूज़ होता है कि पाइपिंग टास्क है, इक्विपमेंट टास्क है। तो डिफरेंट टास्क के साथ मैंने इसको डाटा अरेंज किया हुआ है। अब ये अरेंजमेंट कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट पे इसी तरह से डाटा अरेंज हुआ हो। हर प्लांट में अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जनरली चीज़ें इसी तरह से होंगी। अब अभी डिफरेंट इसके अंदर सिस्टम बने हुए हैं। सिविल का एक अलहदा से ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर फर्दर उसकी सिविल में जो चीज़ें होंगी वो मैंने अरेंज की हुई हैं। इसी तरह से इक्विपमेंट का एक अलहदा से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, जब हम फ़िल्टर नया क्रिएट करते हैं, अब मैंने ये पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि डाटा अरेंज किस तरह से होता है SPCD में। जब हम वर्क स्पेस डिफाइन कर रहे थे और हमें एक ऑप्शन मिली थी कि हम नया फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं, हम वापस उस पर चले जाते हैं, क्रिएट न्यू फ़िल्टर। तो ये सिस्टम के टैब में ये जो हायरार्की नज़र आ रही है ये वही हायरार्की है जो यहाँ पे हमने अभी देखी है। तो पूरे प्लांट में जिस तरह से डाटा अरेंज हुआ होगा वो हमें सिस्टम के टैब में मिल जाएगा। तो अगर हमने लेट्स से मैं A00 में काम कर रहा था तो मैं सिर्फ A00 को सिलेक्ट करूँगा, ओके कर दूंगा, तो मेरा एक फ़िल्टर बन जाएगा जिसमें
SPCD को पता है कि मैंने पूरे प्लांट में से सिर्फ A00 एरिया जो है उसके डाटा को लेके आना है। ये सारी जो है ये हायरार्की शुरू में एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल पहले बना के पहले से बनेगी, जिस तरह से हाँ जी, जिस तरह से PDS में आपको मॉडल्स एरियाज बने हुए मिलते हैं, इसी तरह से SPCD में आपको ये पूरी हायरार्की बनी हुई मिलेगी। और वो अगर कोई नई तरह की हायरार्की होगी तो आपको प्रोजेक्ट के शुरू में एक्सप्लेन भी कर दी जाएगी कि कौन सा डाटा कहाँ पे किस तरह से पड़ा होगा। अच्छा, न्यू फिल्टर क्रिएशन वाली जो स्क्रीन है, इसके ऊपर टॉप पे एक फील्ड आ रही है नेम की। इसमें आप डिफाइन करेंगे कि ये जो फिल्टर मैं बना रहा हूँ इसका नाम क्या होगा। ठीक है, जब आप SPCD ओपन करते हैं और इसमें एक फिल्टर डिफाइन करते हैं, तो जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए हुए हैं, जो आप फिल्टर डिफाइन करते हैं वो उस यूज़र के अगेंस्ट स्टोर हो जाता है SPCD में। यानी नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सिस्टम से लॉगिन करके SPCD रन करेंगे तो आपने जो पहले सिस्टम सेव किए हुए फिल्टर सेव किए हुए हैं वो सारे आपको नजर आएंगे वहाँ पे। तो आपको ये एफर्ट बार बार नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक दफ़ा सिस्टम फिल्टर बना लिया तो आप उसे दोबारा से चूज़ कर सकते हैं। नहीं, फिल्टर की जो डेफिनेशन है, यानी फिल्टर में अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फिल्टर बना रहा हूँ A01 एरिया और यहाँ से मैं A01 चूज कर लेता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, दोबारा मोर पे आता हूँ तो माई फिल्टर्स में उसने A01 के नाम से एक फ़िल्टर सेव कर लिया। और फिल्टर सिंपली क्या है, एक डेफिनेशन है। हम उसे बता रहे हैं सिस्टम को कि पूरे प्लांट में से तुम सिर्फ A01 एरिया को पकड़ोगे। बस ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ये डाटाबेस में स्टोर हो जाती है मेरे नाम के अगेंस्ट कि ये मैंने एक फ़िल्टर बनाया होगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और दोबारा ओके करता हूँ। तो अब SPCD क्या कर रहा है कि इसने दोबारा से जो मैंने नया सेलेक्ट किया था फ़िल्टर वो चूज़ किया और डेटाबेस में से सिर्फ उसी फ़िल्टर को पे पूरा उतरने वाली चीज़ें निकाल के ले आया। नज़र कुछ नहीं आ रहा हमें, तो फिट व्यू की कमांड है, सारे लोग इससे फेमिलियर हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो सिलेक्टेड व्यू है उसमें वो फिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी विंडो को सिलेक्ट करके फिट व्यू करता हूँ तो उसमें भी वो सारा डाटा फिट हो गया। सही है, तो पूरे प्लांट में से A01 एरिया में जो कुछ मॉडल हुआ था वो उसने सामने मुझे शो कर दिया। और हायरार्की में भी आप देखेंगे कि इसने लिमिट कर दी है, मुझे पूरे प्लांट की हायरार्की अब नहीं दिखा रहा। जो मेरे फिल्टर में चीज़ें थी सिर्फ ये मुझे वो चीज़ें दिखा रहा। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि जस्ट में पाइपिंग के लिए हम पाइपिंग पे व्यू करना चाहते हैं। हाँ जी, उसको देख लेते हैं। वापस मैं डिफाइन वर्कस्पेस में जाता हूँ और अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं। एक ये कि हम एक नया फ़िल्टर क्रिएट करना देखा हमने, और दूसरा पहले से डिफाइंड फ़िल्टर को सिलेक्ट करना देखा। अच्छा, तीसरी ऑप्शन क्या है कि एक फ़िल्टर है जो पहले से डिफाइंड है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब उसे मैं चेंज कर दूँ। तो फ़िल्टर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा तो ये मुझे दोबारा से वही विंडो खोल देगा जो पहले इसने दिखाई थी और उसमें से A01 सिलेक्टेड नज़र आ रहा है मुझे अभी। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखूंगा कि मैंने A01 को सिलेक्ट किया था तो इसने इसके जो जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट थे, इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो सारी इसने सिलेक्ट कर ली ऑटोमेटिकली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पाइपिंग की चीज़ें नज़र आएँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो पाइपिंग से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके करूँगा तो मुझे सिर्फ पाइपिंग A01 एरिया की नज़र आएगी। अच्छा, ऊपर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे इंक्लूड नेस्टेड ऑब्जेक्ट ये चेक हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने पाइपिंग पर क्लिक किया तो इसके जितने चाइल्ड ऑब्जेक्ट थे वो सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं। इसको मैं अनचेक करूँगा, नए वर्जन में ये जो चेक बॉक्स है ये नीचे करके है यहाँ पर, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और अब मैं पाइपिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ये लाइन पकड़ी तो सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट हो गई। तो इसको हम नॉर्मली चेक ही रखेंगे और मैं सिर्फ पाइपिंग करके ओके करूँगा तो इस फिल्टर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, यानी जो डेटाबेस में उसने फ़िल्टर स्टोर किया है, फ़िल्टर की डेफिनेशन स्टोर किया है वो भी चेंज हो जाएगी। और जब यहाँ ओके करूँगा तो मेरी वर्क स्पेस भी अपडेट हो जाएगी। अब A01 में पाइपिंग कुछ भी नहीं थी तो सारा कुछ गायब हो गया। ठीक है,
माय फिल्टर्स हैं उनमें कोई यूजर स्पेसिफिक है, यानी कोई और यूजर है वो हाँ जी, उनको नहीं देख सकेगा। ऐसे ही है। इसको दोबारा एक दफ़ा हम विंडो में जाते हैं, फिल्टर लिस्ट में जाके मोर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास पूरे प्लांट में जितने भी फिल्टर्स हैं सारे नज़र आ गए। अब इसमें आप देखेंगे कि 3 फोल्डर बने हुए हैं। पहला फोल्डर है कैटलॉग फिल्टर, दूसरा फोल्डर है प्लांट फिल्टर और तीसरा फोल्डर है माई फिल्टर्स। माई फिल्टर्स में सिर्फ वो फिल्टर्स हैं जो आप डिफ़ाइन करेंगे। आपके यूज़र लॉगिन के अगेंस्ट जितने फ़िल्टर डिफ़ाइन होंगे वो यहाँ इस लिस्ट में आपको मिलेंगे। कैटलॉग फ़िल्टर ये वो फ़िल्टर्स हैं जो SP3D सॉफ्टवेयर के साथ डिलीवर हुए हैं, यानी ये किसी ने बनाए नहीं है। ये ऐसे फ़िल्टर हैं जिनका SP3D को पता है कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। इनके स्पेसिफिक यूज़ होगा, ये हम फर्दर जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैटलॉग फ़िल्टर स्पेसिफिकली हमें कहाँ पे चाहिए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ फ़िल्टर्स हैं प्लांट फ़िल्टर्स। ये फ़िल्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, क्योंकि इस पे सबको राइट्स नहीं होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। और ये ऐसे फ़िल्टर्स हैं जिनका मल्टीपल यूज़र्स ने इनको यूज़ करना होता है। अभी यानी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग अगर जनरेट करनी होगी तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे कि हमने ये फ़िल्टर चूज़ करना है कि मैंने कौन कौन सी लाइंस का आइसोमेट्रिक बनाना है। अब वो फ़िल्टर अगर एक यूज़र का फ़िल्टर होगा तो उसके फ़िल्टर को कोई दूसरा तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन आइसोमेट्रिक्स तो हर बंदे ने जनरेट करने हैं। तो आइसो जनरेट करने के लिए जो फ़िल्टर्स हैं वो हमें प्लांट फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। प्लांट फ़िल्टर वो फ़िल्टर्स हैं जो कि एक दफ़ा बन गए तो सारे यूज़र्स को नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस किस्म का डिफरेंस है। अगर आप कोई समझते हैं कि कोई ऐसा फ़िल्टर है जो सब यूज़र्स को यूज़ करना चाहिए तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को बता देंगे, वो फ़िल्टर को प्लांट फ़िल्टर में ऐड कर देगा। लेकिन जनरली जो आप फ़िल्टर बनाएंगे वो माई फ़िल्टर में आएंगे और सिर्फ आपके लिए विजिबल होंगे। इसमें एक एरिया जो फॉर एग्जाम्पल हम एक टीम है, 2 बंदे या 4 बंदे की टीम है, जैसे PDS में एक एरिया है उसमें जितने मॉडल हम डिफरेंट बंदे जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो जिसने किया उसी का हो जाएगा ना, माई फिल्टर उसके पास आ जाएगा। अब दूसरा बंदा उसी में वो काम करना चाह रहा तो वो क्या उसका। अच्छा, SP3D में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे PDS में था कि एक डिज़ाइन फाइल मैंने ओपन कर ली तो लॉक हो गया वो एरिया और कोई काम नहीं कर सकता। इसमें हमने ये जो वर्क स्पेस डिफाइन कर रहे हैं इसका सिर्फ मकसद ये है कि आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ नज़र ना आए, आपको सिर्फ उतना एरिया नज़र आए जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं। यानी आपकी डेफिनेटली पूरा प्लांट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगी, सिस्टम ज़रा स्लो हो जाएगा। लेकिन मैंने काम तो एक थोड़े से एरिया में करना है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पूरा प्लांट देखता रहूँ, तो मैं सिर्फ अपना एरिया लिमिट कर रहा हूँ। अच्छा, एरिया इसमें जो वर्क स्पेस बनती है उसमें सिर्फ आप अपना डिस्प्ले लिमिट कर रहे हैं, उसमें आप ये लिमिट नहीं कर रहे कि इस एरिया में आप कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। उस एरिया में जो बंदा भी काम करेगा वो पैरेलल चलता रहेगा, वो इसमें ऐसी कोई नहीं है लिमिटेशन। तो जिस तरह से PDS में थी उस तरह की लिमिटेशन इसमें नहीं है। एक ही जगह पे दूसरा बंदा भी काम कर रहा होगा तो वो भी साथ साथ डाटा अपडेट होता रहेगा। लेकिन जो जैसे ये है कि आपने एक पाइपलाइन है, ये हुआ कि प्रीवियस एक ही मॉडल में 2 बंदे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे पहले एक मॉडल में एक बंदा काम कर सकता था, अब एक मॉडल के एरिया में जितने मर्जी बंदे काम करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें। एक ही लाइन को एक बंदा काम कर, 2-3 बंदे काम कर एक ही लाइन पे। उसमें ये होगा ना, जब आप एक लाइन को आप मॉडल कर रहे हैं ना, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन का ओपन एंड था, वहाँ से आपने कनेक्ट करके और राउटिंग शुरू कर दी है। दूसरा बंदा भी वहाँ पे कनेक्ट करना चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आप कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये तो नहीं होगा कि एक ही जगह पे ओवरराइट तो नहीं होगा डाटा, वो डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं। हाँ डिलीट कर सकता है। तो वो इसमें थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी ये इसका कंट्रोल डिफरेंट है। ये देखना, एक लाइन मेन हेडर चल रहा है, तो कई लोगों को नहीं पता होता कि उसकी ब्रांच के साथ कौन काम कर रहा है, ठीक है। एक बंदा उसकी ब्रांच के साथ लगा और दूसरा उसके हेडर के साथ लगा होगा। ये इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी, इसमें कोई SP3D की तरफ से लिमिट नहीं है, लिमिट करने की ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो होते हैं ना वो करवाने वाले, वो एक मॉडल में 3-4 बंदों को देते हैं, यार ये भी कर दो, ये आप इसको कर दो, आप इसको कर दो। तो SP3D में और ज़्यादा मारामारी होगी। उसको भी ज़्यादा होता है, हमारे साथ हो रहा था। ऐसे ही है।
हाँ जी, SPCD में और ज़्यादा मारामारी होगी। इसीलिए आप देखेंगे जो कंपनीज जिन्होंने SPCD को अब यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उन लोगों ने बड़े साल लगाए हैं इसमें एक अपना वर्क फ्लो बनाने के लिए, वर्किंग स्टाइल बनाने के लिए। तो वो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ ये चीज़ें होंगी, उसमें टाइम लगेगा। पीडीएस में भी कंट्रोल था शुरू में, उसके बाद जैसे जैसे वो बंदे बदलते गए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करते हैं उतना आपके लिए अपने लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ये भी चीज़ तो है ना। लेकिन उसके बाद फिर जो जब तक कंट्रोल रहता है ना वो काम सही रहता है। जब फिर वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो फिर जो है ना काम किसी को कुछ पता नहीं होता कि मैंने क्या किया था, वो क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से A00 एरिया को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें हमने वर्किंग की हुई है पहले से, ताकि कुछ नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ हायरार्की में और ये पाइपलाइंस बनी हुई हैं इसमें। तो SPCD में हम ये तो कर सकते हैं कि हर पाइपलाइन में परमिशंस डिफाइन कर दें कि इस पाइपलाइन पे किसी दूसरे बंदे को परमिशन नहीं है, लेकिन उस तरह से कंट्रोल करना जो है ये बड़ा मुश्किल होगा। और यानी अभी तक जो हमें जैसे इंटरग्राफ से भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, तो वो यही हमें बता रहे थे कि जितने लोगों से उन लोगों का वास्ता पड़ा, उन लोगों ने ज़्यादा परमिशन ग्रुप्स को नहीं डिफ़ाइन किया। अपने उन लोगों ने सिस्टम इस तरह से डेवलप किए हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे हैंडल हों। परमिशंस उन लोगों ने 1 या 2 यूज़र मैक्सिमम डिफ़ाइन किए हैं, इससे ज़्यादा परमिशन ग्रुप्स नहीं बनाए उन्होंने। अभी देखिए मेरा ख्याल शायद उसमें हुआ है ऐसा कि एक ही मॉडल पे 3 बंदे काम कर रहे हैं। यहाँ तो बड़ा कुछ बंदे को जो है ना जरूरत पड़ी है कि मैं इसका आर्काइव ले लूँ, तो पता चला जब उसने आर्काइव ले लिया तो 2 बंदों का जो दूसरों ने किया था वो भी काम गायब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें होंगी, बल्कि इसके आर्काइविंग से रिलेटेड थोड़ा सा और भी मसला है, वो भी आप लोगों को बता देना चाहिए। वो ये है कि इसका जो रिट्रीवल है वो एक ऑब्जेक्ट का रिट्रीवल पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आपने कोई डाटा आपका लॉस हो गया और आप चाह रहे हैं कि रिट्रीव करें, तो आपको पूरे का पूरा प्लान रिट्रीव करना पड़ेगा उसमें। यानी एक थोड़ी सी आसानी उन लोगों ने ये रख दी है हमारे लिए कि पूरे का पूरा प्लांट एज अ न्यू प्लांट हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं और फिर वहाँ से कॉपी करके जो जो चीज़ें चाहिए आपको लेके आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग काम होगा। इसमें बैकअप में हम देख रहे थे कि कोई आधा घंटा लग रहा था, तो आधा घंटा बैकअप में, आधा रिट्रीवल। हाँ, यानी बिल्कुल हम छोटा सा प्लांट का बैकअप कर रहे थे और आधा घंटा लग रहा था। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इसमें अंडू फीचर एक है, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा एक तो केयरफुल भी होना पड़ेगा और आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो अंडू की मैक्सिमम 20 स्टेप्स तक अंडू इसे स्टोर करता है, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। इसको यूज़ करने में थोड़ा सा केयरफुल इस तरह होना पड़ेगा कि अंडू है लेकिन रीडू नहीं है। तो अंडू सोच के करना है। नहीं, अंडू सिर्फ ये है कि आपने जो लास्ट कमांड में जो चीज़ बनाई है वो अंडू कर। नहीं, सिर्फ आपसे बात हो रही है। अंडू जो है जो आप वर्किंग कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। तो उसमें जो रिट्रीवल की हमें नॉर्मली रिक्वायरमेंट पड़ती है वो काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि इसमें रिट्रीवल आसान नहीं है, तो आपको केयरफुली इसमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोगों ने अभी तक बात की है फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर की टाइप्स की हमने बात की कि कैटलॉग फ़िल्टर हैं, प्लांट फ़िल्टर हैं और माई फ़िल्टर हैं। उसके बाद हमने नया फ़िल्टर कैसे बनाते हैं ये देखा, और पहले से बने हुए फ़िल्टर को कैसे हमने वहाँ से वर्क स्पेस डिफ़ाइन करते हुए सिलेक्ट करना है वो हमने देखा। अच्छा, अभी मैंने इतनी सारी एफ़र्ट की है, कोई मुझे आधा घंटा गुजर गया और अभी तक मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट डे काम करना शुरू करूँ तो मुझे ये सारा कुछ रिपीट ना करना पड़े जो अभी तक मैंने एफ़र्ट किया। तो उसका SPCD में क्या तरीका है, सेव की कमांड ये आपको नज़र आ रही है। इस पर क्लिक करें तो एक वो टाइप बता रहा है सेशन डॉक्यूमेंट। तो SPCD क्या करता है कि जो कुछ आपने यहाँ पे सेटिंग्स की हैं अपनी विंडो में, उन सारों को एक सेशन फाइल के तौर पे सेव करने की आपको इजाज़त देता है। तो आप जो आपने सेटिंग्स की हैं उनको एज अ सेशन फाइल कहीं भी सेव कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये जो मैंने फाइल सेव की है इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो मैंने मॉडलिंग की थी वो डाटा भी चला गया। वो बात वो पहले मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि जो कुछ आपने मॉडल किया है वो डेटाबेस में जा रहा है, उसका इस सेव कमांड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो सेव मैंने किया है ये इसका सिर्फ मकसद ये है कि इसको मैं यहाँ से एग्जिट करूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपकी पर्सनल सेटिंग्स हैं इसके अंदर। इसको मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गई फाइल, अनटाइटल्ड के नाम से मैंने सेव किया था। यहाँ पे मैं सिंपली डबल क्लिक कर दूँ तो ये मुझे वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने पहले काम छोड़ा था। ठीक है, वो सारी जो जो चीज़ें पहले मेरे स्क्रीन पे थी उसी तरह से वापस आ जाएंगी। तो ये शॉर्टकट ये एक इसमें फैसिलिटी है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि अभी मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा था एक दिन पहले और मेरे जाने के बाद दूसरे लोग काम करते रहे हैं, तो उनकी सारी मॉडलिंग यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए मुझे रिफ्रेश कमांड करनी पड़ेगी। रिफ्रेश मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने क्वेरी सिलेक्ट की हुई थी, जो मैंने फ़िल्टर डिफाइन किया हुआ था, उस फिल्टर के मुताबिक वो दोबारा से जो जो नई एंट्रीज हुई हैं वो सारी मुझे शो करेगा। तो ये एक इसमें रूटीन बनानी पड़ेगी आपको कि डेली आप जब इसमें सेशन फाइल ओपन करते हैं तो इसको रिफ्रेश आपने साथ करना। रिफ्रेश नहीं करेंगे तो पिछले दिन तक जो इसके अंदर डिस्प्ले था वो आपको नज़र आएगा लेकिन नई चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। तो पीडीएफ में हाँ जी वो रेफर करते थे, इसमें रेफर करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तो आपकी भी नई वर्किंग जो कि पिछली सेशन फाइल में सेव नहीं हुई थी, दूसरे यूजर्स की भी नई वर्किंग, सारा कुछ इसमें अपडेट हो जाएगा। जो जो कुछ डेटाबेस में इस वक्त है वो आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो बता दें वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा, रिफ्रेश में तो सारे मॉडल हो जाएंगे, जैसे इक्विपमेंट का है या सिविल का या इलेक्ट्रिकल का, वो सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ पाइपिंग में काम करना, फॉर एग्जाम्पल उसको ऑफ करना है जैसे मॉडल, उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर में जो फिल्टर हमने डिफाइन किया था वो फिल्टर चेंज कर लेंगे, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, आप ये नहीं चाह रहे कि मैं टेम्परेरीली आप कुछ डिसेबल करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से हायरार्की में आए और फॉर एग्जांपल मैं पूरा सिविल स्ट्रक्चर हाइड करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट नेस्टेड, और यहाँ पे नहीं आ रही तो व्यू में चले जाएं। टूल्स में हाइड कमांड यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ आप हाइड करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें और टूल्स में जाके उसे हाइड कर दें। अच्छा, मैंने इसको हाइड किया तो आप यहाँ देखेंगे ये टैलिक्स में चला गया, तो ये भी आपको साथ साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तो विजुअली भी यहाँ पे चीज़ें गायब हो जाएंगी और अगर आप इसके ट्री व्यू के जरिए देखना चाहें तो जो जो यहाँ चीज़ टैलिक्स में है इसका मतलब है वो हिडन है। दोबारा से जाके टूल्स में जाके शो ऑल कर लें। तो नए वर्जन में यहाँ पे एक आधी, जैसे इसमें देखें शो की ये कमांड भी है, तो शो की कमांड क्या करेगी, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको शो कर देगी। शो ऑल की कमांड क्या करेगी कि जितना कुछ आपने हाइड किया था सारा कुछ शो कर देगी। ट्रेनिंग हमारी पुराने वर्जन पे हो रही है, काम हमने नए वर्जन पे करना और थोड़े अर्से बाद वो नया वर्जन भी अपडेट हो जाएगा। तो ये तो चलती रहेगी। कोई सब ऑटो सेव है, आप जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो ऑटो सेव हो रही है। जो सेव की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी सेटिंग्स की बात हो रही है। जैसे आप डिज़ाइन फाइल वाली कमांड यूज़ करते थे ना, सेव सेटिंग्स की जिस तरह कमांड होती है, तो ये इसका ताल्लुक सिर्फ उससे है। मॉडलिंग आप जो कर रहे हैं वो ऑटो सेव है, वो सीधी डाटाबेस में जा रही है, उसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल इंटेलिजेंट है। अच्छा, फिल्टर से आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये है क्या, इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है। तो एक हमने यहाँ पे स्लाइड स्किप की थी, ये वाली। इसमें उसने मार्क किया हुआ कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है,
तो जैसे कि सारी विंडोज़ एप्लीकेशन में आप लोगों को आइडिया है कि टॉप पे एक मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू और दूसरे तीसरे मेन्यू, हेल्प होती है और जितने भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसी तरह से SPCD भी चूँकि विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो इसमें वो स्टैंडर्ड मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा एडिशनल क्या चीज़ें हैं कि राइट साइड पे आपको वर्कस्पेस एक्सप्लोरर मिलेगा, जिसको भी हमने देखा था कि इस वर्कस्पेस एक्सप्लोरर में हमें प्लांट में जितनी भी चीज़ें हैं जो कुछ मॉडल हुई हैं या जो हायरार्की बनी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ वही चीज़ नज़र आएगी जो हमने फ़िल्टर करके सिलेक्ट की हुई है। जो मेन एक विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है इस स्क्रीनशॉट में, तो सिंपली एक विंडो नज़र आ रही है। हमारे केस में एक से ज़्यादा विंडोज़ भी हो सकती हैं, तो उसमें से जो विंडो सिलेक्टेड होगी उसे वो कह रहा है एक्टिव व्यू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टॉप पे ये यहाँ पे जो एक टूल बार हमें हर वक्त नज़र आती रहेगी वो कॉमन टूल बार है। तो आज के जो हमारा एजेंडा था उसमें हम कॉमन टूल बार को भी कवर करेंगे कि इसमें क्या कमांड्स हैं, कॉमन कमांड्स हैं, उसको हम देख लेंगे एक दफ़ा। मेन मेन्यू, जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड एक मेन मेन्यू होता है, उसी तरह इसमें भी है। अच्छा, टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जिसमें एक्सेस कंट्रोल की बात कर रहा है। ये दो चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, सिर्फ अभी मैं फ़िलहाल इनके नाम बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें। टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट पे एक ड्रॉप डाउन है जिसमें एक्सेस कंट्रोल डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, उससे नीचे ये जो एक हमें टूल बार नज़र आ रही है इसको वो कहता है एक्टिव कमांड रिबन बार। तो ये दो चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मैंने बात की कि टॉप लेफ्ट पे एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर एक्सेस कंट्रोल वो बता रहा है। तो एक यूज़र को अगर एक से ज़्यादा तरह के राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने असाइन किए हुए हैं तो वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और जो भी सिलेक्टेड यहाँ पे राइट्स आपने जो भी राइट सेलेक्ट किए होंगे उस राइट वो जो राइट्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक आपको काम करना अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने दो तरह के राइट्स दिए हैं। मैं पाइपिंग में मॉडलिंग तो कर सकता हूँ, इक्विपमेंट को सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ, मॉडलिंग नहीं कर सकता। और यहाँ से मैं वो इक्विपमेंट को रीड करने वाले राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं कोई नया इक्विपमेंट प्लेस करने की कोशिश करूँगा तो मुझे नहीं करेगा अलाउ। ठीक है। इसी तरह से कोई मैं पाइपिंग मॉडलिंग वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे पाइपिंग मॉडलिंग अलाउ करेगा, उसके अलावा हो सकता है कोई चीज़ ना अलाउ करे। लेकिन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ज़्यादातर कंपनीज़ ने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। राइट्स लिमिटेड हैं, बार बार आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे, तो इसको नॉर्मली लोग अवॉइड कर रहे हैं इस फीचर को। अच्छा, इसके बाद एक इससे नीचे यहाँ पे ये जो टूल बार आ रही है इसको उसने कहा था एक्टिव कमांड रिबन बार। तो एक्टिव कमांड रिबन बार का आइडिया ये है कि जो भी कमांड सिलेक्टेड है उस कमांड की फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे नजर आएंगी। अभी जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गई है, ये वाली कमांड, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे रहा लेकिन ये चेंज हो गई है। तो ये इस एरिया में जो जितनी भी कमांड्स आपको नजर आएंगी इसका मतलब ये है कि जो भी आपने कमांड चलाई हुई है एक्टिव कमांड है उसकी फर्दर ऑप्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये वाली जो टूल बार है ये चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे आप कोई नई कमांड चूज करेंगे यहाँ सारी कमांड्स चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से ये स्टेटस बार है, जिस तरह माइक्रो सेशन में या पीडीएस में होता है कि आप कोई भी कमांड देते हैं तो सॉफ्टवेयर को जो नई चीज़ चाहिए वो आपसे यहाँ पे मांग रहा होता है, तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी है कि इस वक्त सॉफ्टवेयर मेरे से क्या मांग रहा है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई जनरल इंटरफेस के बारे में। अब हम शुरू करते हैं कि जो कॉमन टूल बार है ये वाली टूल बार, इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो सबसे पहले इनमें से जो मैं कमांड एक्सप्लेन करूंगा वो ये वाली है, कॉमन व्यूज़। इससे सारे लोग फेमिलियर हैं। जिस तरह पीडीएस में होता है कि आपने व्यू चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको कॉमन व्यूज़ की कमांड मिलेगी। इसमें भी कोई मुझे बता रहा था कि ये कमांड जब आप सेटिंग सेव करते हैं तो ये ओपन नहीं रहती,
जिस तरह पीडीएस में सारे पैलेट्स ओपन रहते थे ना, तो ये आपको हो सकता है बार बार यहाँ से ओपन करनी पड़े। इसमें अगेन वही होगा, ये मेरा अगर एक्टिव व्यू है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर देता हूँ, तो ये व्यू आइसोमेट्रिक हो गया। नज़र मुझे कुछ क्यों नहीं आ रहा, इसलिए कि ये कोई जूम आउट हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको फिट व्यू कर सकता हूँ। अब फिट व्यू किया तो ये इसने बहुत सारी चीज़ें फिट कर दी हैं, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। इसी तरह से दूसरे व्यू में इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये लुकिंग डाउन ही रहे, प्लान व्यू रहे मेरा। इसको मैं फ्रंट व्यू चाह रहा हूँ लुकिंग नॉर्थ, तो ये सारे व्यूज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपने इस तरह से कोई स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी एक एरिया में जूम करूँ, तो उसके लिए जूम विंडो की कमांड है, जूम एरिया की कमांड है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ये मुझसे पूछ रहा है कि क्लिक फ्रॉम पॉइंट, तो ये स्टेटस बार पे नज़र रखनी है आपने, सिस्टम क्या मांग रहा है। फ्रॉम पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, तो ये इतने एरिया को उसने जूम कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मैं फिट व्यू करता हूँ, जूम एरिया की कमांड से इतने एरिया को जूम कर लेता हूँ। तो ये सिंपल जिस तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर में कमांड्स होती हैं, उसी तरह की कमांड्स हैं। अच्छा, इसमें एक जूम का टूल है। जूम के टूल में को किस तरह से हमने यूज़ करना है, मैं किसी भी जगह पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जूम आउट करेगा, ऊपर की तरफ करूँगा तो जूम इन करेगा। अच्छा, इस कमांड में एक और क्या फ़ायदा है कि अगर मैंने माउस को जो मिडल बटन है उसको क्लिक किया हुआ है, उसको प्रेस किया हुआ है, तो ये मुझे पैन करने भी दे रहा है। इसी तरह से मैं जो व्हील है उसको व्हील के ज़रिए इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। तो ये कमांड थोड़ी आपको हेल्पफुल होगी, आप किसी भी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं तो आपको ये इजीली जूम करवा देगी। अच्छा, एक और आपने डिफरेंस नोट किया होगा कि SP3D में बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड आपको व्यू दिखा रहा है, रेंडर्ड व्यू दिखा रहा है, लाइन व्यू नहीं है। बल्कि इसको हमने चेक भी किया है, अगर आप इसको लाइन फ्रेम में जाते हैं, वायर फ्रेम में जाते हैं, तो ये परेशान हो जाता है सॉफ्टवेयर तो ये आपको सॉलिड में ही इसमें वर्किंग करेंगे। लेकिन इसमें जो जैसे कि अगर आपको ये लगे कि इसमें पॉइंट्स मुझे चूज़ करना मुश्किल होगा, तो वो नहीं है, वो हम आगे देखेंगे कि पॉइंट्स चूज़ करना ज़रा इसमें और तरह से है, वो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी जूम की कमांड्स हो गई। इसके बाद इसमें पैन की कमांड मैंने नहीं एक्सप्लेन की, सिंपल है, पैन पे क्लिक करेंगे और आप इससे सिंपली पैन कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ मैयर टूल पे। मैयर टूल पे मैंने क्लिक किया तो ये जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक्टिव कमांड रिबन आ रहा है। मैयर टूल पे क्लिक किया तो मैयर टूल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस थी वो सारी मुझे यहाँ पे शो होने लग गई हैं। इसमें मेजरमेंट मोड का एक सेक्शन है जिसमें मैं बता रहा हूँ उसे कि मैंने लीनियर मेजरमेंट करनी है, 2 पॉइंट्स की मेजरमेंट है। इसी तरह से मेजर डिस्टेंस लॉन्ग एलिमेंट की कमांड है, मेजर मिनिमम डिस्टेंस की कमांड है, रेडियस एंड डायामीटर और मेजर एंगल। तो नॉर्मली आपको लेंथ और ये एंगल की कमांड्स यूज़ करनी होंगी। जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर पॉइंट लोकेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो पॉइंट लोकेट करने के लिए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं, ये जो एक सर्कल सा यहाँ पे अपीयर हो गया, इसको SPCD में कहते हैं ग्लिफ, GLYPH, ग्लिफ। तो जिस तरह से अब ये कौन कौन से ग्लिफ्स अवेलेबल हैं SPCD में, वो अगर आपने देखना हो तो टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस और स्मार्ट स्केच। तो
तो ये स्क्रीन देख के आपको वो ऑटो कैड में जिस तरह से ऑब्जेक्ट स्नैप वाली कमांड्स हैं, तो ये सिमिलर है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपने कौन कौन सा ग्लिफ इनेबल किया हुआ है। जो जो ग्लिफ इनेबल होगा जब आप अपना माउस मूव करेंगे तो उस तरह का ग्लिफ आपको नजर आने लग जाएगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग फेमिलियर हैं इन सारी चीज़ों से। जो ये तो एक सॉलिड पाइप है, इसका सेगमेंट तो नहीं होता, जो होता है सेगमेंट की लाइन आती है इसके आती है। अंदर। अब एंड पॉइंट ले रहा है वो किस चीज़ का ले रहा है, सेगमेंट का ले रहा है, किसका ले रहा है, उसको वायर वाले पाइप का ले रहा है क्या? इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं। एक तो बाकी तो चीज़ें आप लोग फेमिलियर हैं। ये जो डिवाइज़र पॉइंट है ये एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन है, एक पूरा पाइप पीस है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका मिड पॉइंट लूँ, तो मैं डिवाइज़र पॉइंट को सिलेक्ट रखूँगा और डिवीजन्स को 2 रखूँगा। इसका मतलब है कि इस पाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको 3 कर दूंगा, तो ये अप टू 7 पार्ट्स मुझे डिवाइड करने की ऑप्शन दे रहा है। तो जो मेरी सेटिंग होगी, मैं जिस तरह मूव करूँगा माउस को, ये उस तरह का मुझे ग्लिफ यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, इसी तरह से ड्वेल टाइम है। ड्वेल टाइम का क्या मतलब है कि मैं माउस कितनी देर तक यहाँ पे रखूँ कि वो ग्लिफ अपीयर हो, तो वो टाइम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ अपनी मैयर कमांड पे, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एल्बो से लेके इस एल्बो तक का डिस्टेंस देखूँ, यानी इस वर्टिकल पाइप की सेंटर लाइन से इस वर्टिकल पाइप की सेंटर लाइन तक। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, और अगेन जूम की कमांड, आपने कोई भी कमांड एक्टिव है टर्मिनेट करनी है तो जैसे पीडीएस में होता था, आप राइट माउस क्लिक करेंगे तो वो कमांड टर्मिनेट हो जाएगी। और जूम की कमांड चूंकि मैंने मैयर कमांड के बीच में से स्टार्ट की थी, तो जूम की कमांड टर्मिनेट करने से मैयर की कमांड दोबारा से एक्टिव हो गई है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे ये पाइप टर्न फीचर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मुझे एल्बो का सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं माउस को लाइन के ऊपर, पाइप के ऊपर लेके आता हूँ, तो अब ये पाइप स्ट्रेट फीचर लिखा हुआ आ रहा है, और साथ अभी ग्लिफ देखेंगे तो ये पॉइंट ऑन लाइन इसका मतलब है, यानी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसने लॉक नहीं किया किसी जगह पे। मैं इसके कहीं मिडल में ले जाऊंगा तो ये मुझे मिड पॉइंट का ग्लिफ भी शो करेगा। अच्छा, अभी मैंने इस पाइप की लेंथ देखनी थी, तो मैं पाइप टर्न फीचर यानी एल्बो का सेंटर पॉइंट लेता हूँ यहाँ से। आप देखेंगे कि जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया था वहीं पे रखने पे वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, और अब इस वक्त जिस जगह पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मुझे शो कर रहा है। दोबारा मैं दूसरी एल्बो के सेंटर पॉइंट पे गया हूँ तो मुझे बता रहा है कि एलिवेशन, डेल्टा एलिवेशन 0 है, ईस्टिंग इस पॉइंट पे डेल्टा ईस्टिंग भी 0 है, नॉर्थिंग में सिर्फ 5.05 मीटर। तो इस तरह से आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे ऊपर भी आ गई हैं, डिस्टेंस, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। अच्छा, इसी तरह से एंगल की आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा वापस आते हैं, व्यू को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और रोटेट व्यू की कमांड में आ जाता हूँ। तो रोटेट व्यू की कमांड क्या करेगी, जब मैंने इस कमांड पे क्लिक किया तो रिबन बार में से सारा कुछ गायब हो गया। इस कमांड की फर्दर कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है अवेलेबल। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो मेरी एक्टिव विंडो थी उसके सेंटर में एक ये 3 एक्सेस बन गई हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको कहीं भी क्लिक करके रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दिया इसने। अच्छा,
जो भी इसका व्यू का सेंटर पॉइंट है उसके अबाउट ही मुझे रोटेट करने दे रहा। अब मैंने रोटेट किया और ये व्यू मेरा चेंज हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि वापस आइसोमेट्रिक पे चला जाऊँ। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से इसको आइसोमेट्रिक में चला जाऊँ, और एक दूसरी ऑप्शन है ये वाली कमांड, नेम्ड व्यूज़ की कमांड। इस पर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा तो कुछ कॉमन व्यूज़ जो होते हैं वो इसमें लिस्ट डाउन हो रहे हैं। आइसोमेट्रिक करूँगा तो ये आइसोमेट्रिक हो जाएगा व्यू। अच्छा, अब आप ये नोटिस करेंगे कि मैंने चूंकि इस पाइप को सिलेक्ट किया हुआ था और फिट व्यू किया तो इसने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को फिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा प्लांट फिट करूँ तो मैं अपनी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा। सिलेक्शन ख़त्म करने का क्या तरीका है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, सारी कमांड्स आपकी डिसेबल हो जाएंगी, डीएक्टिवेट हो जाएंगी, और अगेन मैं यहाँ से जाके फिट व्यू करूँगा तो उसने पूरे का पूरा जो कुछ अवेलेबल था वो सारा फिट व्यू कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैंने इसको रोटेट किया, और कोई ऐसे व्यू पे चला गया जो मुझे, जहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ इसको प्लांट को, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये व्यू मेरे पास सेव हो जाए और नेक्स्ट टाइम मैं कभी यहाँ पे आना चाहूँ तो वापस मैं आ सकूँ। तो उसके लिए आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर एक नया व्यू सेव करना की वो ऑप्शन देगा। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ऐसे कह देता हूँ माई व्यू। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं अपना व्यू चेंज करता हूँ, आइसोमेट्रिक पे चला जाता हूँ, और वापस मैं चाह रहा हूँ कि अपने उसी व्यू में वापस जाऊँ। तो मैं इस ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और माई व्यू यहाँ पे लिस्ट में आ गया। अच्छा, लास्ट डिफाइंड जो व्यू था, लास्ट यूज्ड व्यू जो था, वो टॉप पे भी आ रहा है और लिस्ट में भी आ रहा है किसी जगह पे। माई व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ले गया जिस जगह पे मैं था। यानी ये वो उसी तरह की कमांड है जैसी एसपीआर में भी होती है और नेविस में भी होती है। आप वो नेविस में डिस्प्ले सेट वगैरह बना लेते हैं, तो कल को आप दोबारा उसी जगह पे आना चाहते हैं तो आप इस कमांड के थ्रू आ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है, कोई एक जगह है, आप किसी को रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको व्यू बना के सेव कर लें और अपनी वर्किंग कंटिन्यू करें। जब दोबारा जाना है तो आप यहाँ से उस व्यू पे चले जाएं। अच्छा, इसके बाद फिर कॉमन टूल्स में और क्या कमांड है, व्यू बाय पॉइंट्स। व्यू बाय पॉइंट्स का क्या मतलब होगा कि हम एक पॉइंट्स डिफाइन करके एक प्लेन बना लेंगे और जो प्लेन बनाएंगे उस डायरेक्शन से हमें चीज़ें दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, तो इसने मेरा व्यू रोटेट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि इस स्क्रीन के टाइटल में मुझे दिखा भी रहा है कि मैं कौन कौन से एंगल से देख रहा हूँ। तो उसने मेरा पूरा व्यू रोटेट कर दिया। जो 3 पॉइंट्स पकड़े थे उन 3 पॉइंट से इसने प्लेन बनाया और उस प्लेन के साथ मेरा व्यू अलाइन कर दिया। तो इसने बिल्कुल टेढ़ा सा व्यू कर दिया जो मैंने 3 पॉइंट्स पकड़े थे। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ अपने आइसोमेट्रिक व्यू में। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बड़ा अनोइंग सी चीज़ें हैं। ये मैं इसको फिट व्यू करता हूँ तो ये पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैंने अपनी वर्क स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, वो हम ज़रा दोबारा देखते हैं। फिल्टर में जाता हूँ, A00 प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक तो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का एक पूरा फोल्डर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो SP3D में PDS से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। PDS में तो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे। मॉडल्स के लिए अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम थे लेकिन हमने वो किसी प्रोजेक्ट पे यूज़ नहीं किए। हम जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए किए। तो SP3D में ये आसानी है कि आप जहाँ चाहें एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो
उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा कि आपने मॉडलिंग करनी है तो आप अपने जो भी आपके लिए कन्वीनियंट पॉइंट है उसका एक वहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और आप उससे मॉडलिंग कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ ये हो सकता है कि हम एरिया प्लॉट प्लान है उनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐड कर दें। तो मैंने इसको चूंकि सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए मुझे ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आ रहे हैं, पूरा खेत ही बना हुआ है यहाँ पे। तो ये इतने सारे एरियाज बनाने का मकसद ये था कि हम अपनी ट्रेनिंग इस तरह से कंडक्ट करेंगे कि एक हम लेआउट ले लेंगे छोटा सा और उससे उसी से मॉडलिंग करेंगे सारी, बजाय इसके कि हम हर यूज़र के लिए अलहदा प्लान बनाते। हमने क्या किया है कि अलहदा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए, तो हर यूज़र जो है वो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के को चूज़ करके उसके साथ मॉडलिंग करेगा। सारी मॉडलिंग आपको यहीं पे नज़र आएगी, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो एरिया है जिसमें पहले से मॉडलिंग हुई है ये A00 है। ये सब ट्रेनिंग व्यू से, हाँ जी, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट पे जब हम काम करेंगे एक ही होगा, रिक्वायरमेंट पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल एरिया का कोई प्लॉट प्लान है उससे आप मेजरमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनवा सकते हैं। और इसमें प्लस एक और भी कमांड है कि आप मॉडलिंग करते हुए भी, ये कल आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप मॉडलिंग करते हुए भी किसी भी पॉइंट को अपना ओरिजिन बना सकते हैं। तो यानी कमांड आप के पास एक ड्राइंग आई है, आप उसमें समझते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से डायमेंशन आसानी से दे सकता हूँ, तो आप उस पॉइंट को इजीली अपना ओरिजिन बना सकते हैं। तो इतने सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चाहिए नहीं होंगे प्लांट पे ऐसा। लेकिन ये जी कंफ्यूजन हो जाएगी जब काफी लोग काम कर रहे होंगे, सिविल वाले अलग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले एक ही वक्त पे ही चलेगा ना। हाँ जी, उसमें जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो अपनी जगह रहेगा, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हुए हुए हैं ये वो हैं जो कि मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिए हैं, ठीक है। ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा, उससे जब भी आप डायमेंशन देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग में हम इस तरह से रखेंगे कि जिस तरह भी ये जो अटेंडेंस शीट सर्कुलेट हुई थी इसको आप एक दफ़ा देख लें, इसमें जो भी सीरियल नंबर आ रहा है आप उस हिसाब से अपना एरिया देख लें। फॉर एग्जांपल जो A01 एरिया है इसको मैं वापस चला जाता हूँ कंप्लीट प्लांट पे। नहीं बहुत बड़ा प्लांट हुआ ना तो प्रोसेसर भी डबल लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, नहीं सर, इसलिए अब शांत छोटा सा। ये छोटा सा है लेकिन वैसे अगर भी बड़ा प्रोसेसर भी हमें उसकी कोर i12। लेकिन ये समथिंग आपके डेस्कटॉप पे और ये फिशिंग कर रहा है, डेस्कटॉप पे सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रही है। जो सर्वर से आपके सिस्टम के प्रोसेसर ग्राफिक्स है उसके लिए तो आपको आपका लोकल, जो ग्राफिक्स है उसके लिए तो आपको लोकल सिस्टम ही चाहिए। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे उतनी क्वेरी ज़्यादा हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो वो सर्वर पे भी उसका इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन जो ग्राफिक्स हैं बिल्कुल ऐसे ही, जो ग्राफिक्स हैं उनके लिए तो स्पेसिफिकली आपका अपना सिस्टम वो बल्कि हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे तो इसमें A01 से लेके A19 तक एरियाज बने हुए हैं। तो आप 1 2 3 अपनी ये शीट से देख लें, एक एक एरिया आप अपना नोट कर लें। ये शीट यही रहेगी ना, रोज यही रहेगी, तो ये एरिया खुद ही डिफाइन होगा। आप ये भी कर सकते हैं, शीट का बनाते हैं ना कि उसमें डेट आ जाती है एक शीट के ऊपर, आपको कहाँ ज़्यादा कोई पेज ना कॉलम डाल दें डेट तो साइन करवाने से। तो उस तरह की शीट बना लेते हैं। ताकि आपको एक H3 में या A4 में या मॉडल रिकॉर्ड आता है, वरना ये कितने कौन सा आता है।
अच्छा, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जितने एरियाज आ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं जाता हूँ तो उतने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हैं। A00 को छोड़ के बाकी सारों के लिए एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना हुआ है और उस एरिया के साथ ही है। A00 जो है जिसमें हमने वो सारी चीज़ें मॉडल कर दी हैं पहले से, वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एरिया में जूम करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो सिविल का स्ट्रक्चर था वो मैंने पहले से यहाँ पे सारे एरियाज़ में कॉपी कर दिया। तो इससे अगर आपको कोई कमांड्स ऐसी हैं कि इनसे डिस्टेंस लेना है, यहाँ से मेजर करना है, तो वो आपको आसान हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनके मुताबिक हम कोई लगाते हैं तो डेटाबेस में वो एक ही कोऑर्डिनेट डेटाबेस में वही आपके ग्लोबल, जब भी आप अपनी जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं वो आपको उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। लेकिन डेफिनेटली वो प्लांट जब डेटाबेस में स्टोर कर रहा है तो उसने अपने ग्लोबल के हिसाब से कोऑर्डिनेट स्टोर करने हैं। हम के सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे कि हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें। वो जो कमांड है वो हम कल उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पिन पॉइंट कमांड है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने देखी थी ये तो कॉमन व्यू से रिलेटेड हैं, व्यू कैसे चेंज करना है और वर्क स्पेस कैसे डिफाइन करनी है। जो पिन पॉइंट की कमांड है ये, इस पर अगर आपको कमांड हो जाती है तो आपके लिए मॉडलिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। यानी बेसिकली इसमें आपने पॉइंट कैसे लोकेट करना है और किस तरह से डायमेंशन लोकेट करनी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, उससे मैंने एक आपसे सवाल है, जैसे हमने पीडीएस का की थी ट्रेनिंग तो उसके लिए अलग स्पेस बना दी थी, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते थे 10 साल करते थे, तो हमारे लिए इजी था। अब ये है कि हम यहाँ पे आ गए ट्रेनिंग की 2 घंटे बाद जाके जो हम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट पे हम जाके काम करेंगे 2 घंटे बाद हमारी ट्रेनिंग क्या होगी, किस तरह हम करेंगे। हाँ नहीं वो तो ऐसे ही है, ये तो एक फॉर्मेलिटी होगी पे आए 2 घंटे गुजारे चलो जी जाए, वो जब कह रहे हो ऐसे ही होगा। वो फुल फ्लैज ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको ट्रेनिंग है वो फुल फ्लैज आप यहीं इसको बिठा के बैठाएंगे आप लोगों को, लेकिन वो भी प्लान नहीं हुई। तो ये लोग ऑप्शन आएंगे ना एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ, तब उसको स्टार्ट होगी। अभी ये बात हो रही है कि जो सीख के आए ना एक नॉलेज शेयरिंग, जितना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर वाली चीज़ है और इनकी रिफ्रेशमेंट भी हो जाए। ये खुद जब सिखाएंगे आपको खुद भी सीखना शुरू कर देंगे चीज़ों के ऊपर, और आपके जो लोग हैं वो एक्चुअली हाथ को मारना शुरू हो जाएंगे एक्टिविटी के अंदर, एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएंगे, इसको देखना शुरू हो जाएंगे। किसी बंदे को टाइम मिलेगा, टाइम मिलता है जब भी, तो स्पेयर टाइम भी उसमें यूज करेगा। तो भी वो हम चाहते हैं कि यार कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, वरना वो फुल फ्लैज ट्रेनिंग जो है ना वो उसका इंतजार करते रहेंगे तो वो काफी टाइम लगेगा। जब यहाँ आना तो बड़ी मुश्किल ये विमान साहब से वापस आया हूँ मुलाकात करके, इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि HGFR पे प्लान क्या है। HGFR प्लान ये है कि इन लोगों ने वापस आना है तो दे हैव टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। काम घर पे आ चुका होगा, पीडीएस 90% पे आ चुका है, उस वक्त आ जाएगा HGFR। वो कहते हैं कि यार उस वक्त फिर हमने SPC पे काम करना है, किस टीम ने काम करना है, सीनियर जो ट्रेन हो गया ये बाकी किसी को पता ही नहीं। तो हम इसलिए नॉलेज शेयरिंग सेशन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पता तो लगे, सिंपल काम तो करवाने से अब बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब तो हम बिल्कुल बांधे जाएंगे यार वो 2 बंदे हैं वही काम करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। तो उसकी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि जब मैंने 1.5 महीना सेटअप कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर ने, फिर थोड़ा अपलोड काम हो जाएगा, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग। वो आपकी बात की वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी कंप्यूटर की चला होगी। दोबारा बताएं क्या चीज़? अच्छा स्नैप रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो भी आपको कंफ्यूजन होगी ना आप इसको देख सकते हैं अपने तौर पे। वो मैंने मैयर टूल में एक्सप्लेन की थी, मैं दोबारा से मैयर टूल ओपन कर लेता हूँ। गले में माइक इसीलिए डाला तो इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एल्बो के ऊपर लेके आया तो इसने मुझे एक एंड पॉइंट का ग्लिफ शो कर दिया, और नीचे अगर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो ये मुझे 90 डिग्री डायरेक्शन चेंज SPCD में ये एल्बो को कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट।
तो मुझे इससे पता चल रहा है कि मैंने एल्बो का कोई सेंटर पॉइंट पकड़ा हुआ है। इसी तरह से मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ तो ये देखें 6 इंच बेवल एंड, और जूम में से और कर लेते हैं, 6 इंच बेवल एंड स्केड्यूल दिखा रहा है पाइप का, या इसने एंड पॉइंट पकड़ लिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगेन इसने पाइप का एंड पॉइंट पकड़ लिया। मैं यहाँ सेंटर में रहता हूँ तो अभी ये मुझे क्या दिखा रहा है कि रिवॉल्व कंपोनेंट का कोई भी प्लेन पे पॉइंट है, मैंने ये नहीं पकड़ना। अगर मैंने सेंटर चाहिए मैं वेट करूंगा जब तक ये एंड पॉइंट वाला ग्लिफ नहीं नजर आता। इसका मतलब है कि ये, जैसे आप पीडीएस से फेमिलियर हैं, पीडीएस के अंदर 3 पॉइंट्स होते थे एल्बो में, तो ये उसका सेंटर पॉइंट आ गया। इसी तरह से मैं अगर पाइप के ऊपर माउस को लेके आता हूँ तो पाइप की सेंटर लाइन के ऊपर ये मुझे दिखा रहा है कि पॉइंट ऑन लाइन वाला ग्लिफ इसने शो किया। तो मैं जैसे जैसे मूव करूंगा, अगर मैं देखें अब इसमें मूव करता हूँ माउस, आप नोट करें कि मैंने जो पिन पॉइंट रिबन बार खोली हुई थी, जिसको ये फर्दर कल एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट चेंज होने लग गए हैं। लेकिन मैं चूंकि लाइन पे रह रहा हूँ तो इसकी ईस्टिंग भी नहीं चेंज हो रही, एलिवेशन भी नहीं चेंज हो रही। बेशक मेरा माउस थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये नॉर्थिंग चेंज कर रहा है, यानी ये इसी लाइन पे रहते हुए मुझे नॉर्थिंग चेंज करने दे रहा है। इसी तरह से कल हम डिटेल में देखेंगे कि हमने कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट कैसे लॉक करना है वर्किंग के लिए। इसी तरह मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ तो ये फ्रेमिंग कनेक्शन इसने पकड़ लिया है सिवल का, ये डेफिनेटली वही पॉइंट होगा जो जहाँ पे कॉलम का एंड पॉइंट डिफाइन हुआ हुआ। जूम आउट करता हूँ मैं, यहाँ मैं लेके आया तो स्नैप तो नहीं होता इसमें? नहीं, टेंटेटिव इसमें ऑप्शन है देखो क्लिक से स्टार्ट हो गया। अच्छा ये देखें, इसने नोजल पे मैं माउस लेके गया हूँ तो इसने खुद ही से देख लिया कि नोजल का मैं एंड पॉइंट पकड़ना चाह रहा हूँ। बेंटले की आप कह सकते हैं, इसमें बेसिकली जो इनका अपना टूल है ना स्मार्ट स्केच, उसी के बेस पे इन लोगों ने ग्राफिक्स को यूज़ किया। पीडीएस में ये होता था कि माइक्रो सेशन एक अलहदा सॉफ्टवेयर था जिसका ग्राफिक्स इंजन यूज़ हो रहा था, तो SP3D में इनका इंटरग्राफ का अपना टूल है स्मार्ट स्केच, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। सिविल प्रोसेस में शायद थोड़ा बहुत यूज़ हुआ, इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ हुआ होगा। तो उसकी कमांड्स बेसिकली आप कह लें कि उसमें जिस तरह से कमांड्स थी वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। प्लस अगर सॉलिड एज किसी ने यूज़ किया हो, सॉलिड एज एक 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो रिबन बार वाला कॉन्सेप्ट है ये भी वहीं से आप कहने आया होगा कि जो भी आपने कमांड सेलेक्ट की है उसकी फर्दर कमांड्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो सारा यहाँ रिबन में शो करना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो ग्लिफ्स भी उसमें इसी तरह से होते हैं। तो थोड़ी चीज़ें वहाँ से ली हैं, थोड़ी चीज़ें वहाँ से ली हैं। और सॉलिड एज में भी अगेन पैरामीट्रिक मॉडलिंग होती है, जैसे सुहेल साहब ने भी बताया था। तो सॉलिड एज के इवन कोई इक्विपमेंट सॉलिड एज में बना हो तो वो इसमें इंपोर्ट भी हो जाता है, यानी उससे इतना रिलेटेड है सॉफ्टवेयर। तो ये जो ब्लैक है ये इसकी वेल्डिंग वेल्ड शो कर रहा है, वेल्ड ग्राफिक्स शो कर रहा है, और इसको हम बैंक से डाल देते हैं मतलब हाँ जी रिपोर्ट निकला ये बैंक इसके लिए इनपुट नॉर्मली हमने नहीं किया होता सारा, डेंसिटी वगैरह और इस तरह की चीज़। अच्छा इसको टूल्स ऑप्शंस में हम थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं। अगर मैं जनरल के टैब में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अनडू एक्शंस, ये वही बात जो मैंने की थी कि इसमें अनडू का फीचर है जो आपको रिट्रीवल मांगने से थोड़ा बचाएगा, लेकिन इसे केयरफुली यूज़ करना है क्योंकि रीडू का फीचर नहीं है। नहीं, जो लास्ट कमांड है उसको अनडू कर देगा एक स्टेप में, मैक्सिमम 20 स्टेप से स्टोर करता है। मैंने एक फाइल लगाया तो मैं भी वो एक फाइल लगते हो एक कमांड एग्जीक्यूट ना यूज 3-4 कमांड एग्जीक्यूट हुई सीधे समझ ले नहीं क्या करते थे ना, तो जरूरी वो बैच ऑफ कमांड उसकी लगी हो।
नहीं, इसमें अभी तक तो एक एक कमांड ही, जो लास्ट कमांड है वही अंडू करता है ऐसा। और इसको बड़ा फ्रिक्वेंटली हमने यूज़ किया है अपनी ट्रेनिंग में भी, बड़ा यानी यूज़फुल फीचर है। शॉर्टकट तो नहीं एक्सप्लोर किया। 20 अंडू कर देंगे तो ये आपकी सेशन फाइल में सेव होगा। ये भी आपने ख्याल रखना कि नेक्स्ट आप जब सेशन सेव ओपन करेंगे तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 होंगे अंडू फीचर। तो इसको जब आप सेव कर देंगे तो अब आप जब मॉडलिंग करेंगे तो आप 20 लेवल्स तक अंडू कर सकते हैं चीज़ों। उसमें ये सेव होगा। अगर आपने यहाँ पे मैंने अंडू की मैंने सेटिंग चेंज की और अब मैं अगर सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेटिंग मेरी सेशन फाइल में सेव हो गई है। हाँ, 20 अंडू अवेलेबल होंगे अगर मैं इस सेशन फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से वो जो तरीका था SP3D को ओपन करके नई सेशन फाइल क्रिएट करूँगा तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 आएंगे मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 20 जो हमने चेंजेस की हुई हैं वो भी अवेलेबल होंगी कि सिर्फ ये 20 तक स्टोर रखेगा? नहीं, वो अवेलेबल नहीं होंगी, वो अवेलेबल नहीं होंगी। जब आप इसमें रिफ्रेश कर देते हैं ना तो ये पिछली चीज़ें भूल जाता है नए सिरे से। चूँकि आपने जब भी वर्कस्पेस अपनी सेशन फाइल दोबारा ओपन करनी है तो रिफ्रेश वर्कस्पेस करना है। रिफ्रेश वर्कस्पेस नहीं करेंगे तो आपको बाकी लोगों की चेंजेस नज़र नहीं आएंगे इसके अंदर। अच्छा, ऑप्शंस में हम और चीज़ें देखते हैं। कलर्स का टैब है, आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, हाईलाइट कलर सिलेक्टेड, ये चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मैंने अभी बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से सेशन टेम्पलेट फाइल भी बना सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है कि वो यहाँ पे सारे जो यूनिट्स हैं वो डिफाइन कर दे कि मैंने मेजरमेंट्स तो मिलीमीटर में करनी है, मीटर में नहीं करनी। तो वो यहाँ से मिलीमीटर पकड़ सकता है। एंगल मुझे डिग्री में ही चाहिए, मैथ्स मुझे किसी और चीज़ में चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें आप लोकली अपनी सेशन फाइल में भी सेव कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है आपको शुरू में ही एक अलग टेम्पलेट दे दे जिसके अंदर कन्वीनियंट यूनिट जो है सिलेक्टेड हो पहले से। हाँ जी, वो शेयर हो जाए। यानी इसमें इवन बल्कि यूज़र भी कर सकते हैं सेव लेकिन बेहतर है कि आप लोग उसे सेव ना करें। एक ही प्रोजेक्ट पे अगर कोई टेम्पलेट फाइल अलग से चाहिए तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही बना के दे। ये बात हो रही है इस टेम्पलेट की। जब हमने पहली दफ़ा SP3D को ओपन किया था तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स आ रहे थे, आप लोग अपना भी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं लेकिन बेहतर है। हाँ जी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो कॉमन यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हो जाने चाहिए। लेकिन बात वही है कि आप जिस भी यूनिट्स में वर्किंग करेंगे आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है SP3D की। और वो उसने चूँकि सेव जो डेटाबेस में करना है वो ऐसे ही सिस्टम में करना है। अच्छा, दोबारा मैं वापस जाता हूँ जनरल के टैब में। तो ये एक सेक्शन है जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो वर्कस्पेस एक्सप्लोरर है इसमें मैंने आपको कौन कौन से टैब दिखाने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 टैब नज़र आते हैं, सिस्टम, स्पेस और WBS। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिस्टम का टैब नहीं है, यानी सिस्टम का टैब तो मस्ट है, वो तो आप ऑफ कर ही नहीं सकते। उसके अलावा एडिशनल कौन कौन से टैब चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रेफरेंस का टैब चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास PDS का टैब है, असेंबली का टैब है, एनालिसिस का टैब है। नहीं, यहाँ से चूज़ करना पड़ता है उसको, लेकिन वो एक एडवांस ऑप्शन है, उसको तो भी हम कवर नहीं करेंगे कि PDS का डाटा यहाँ पे कैसे रेफरेंस करते हैं।
लेकिन वो पॉसिबल है इसमें। पीडीएस का डाटा रेफरेंस जो है वो दो तरह से पॉसिबल है। एक तो आप कह लें कि पीडीएस का रनिंग प्लांट है, उसका डाटा भी आप डायरेक्ट रेफरेंस कर सकते हैं, यानी जो जो पीडीएस में चेंजेस होंगी वो आपको यहाँ भी चेंजेस नजर आएंगे। और एक दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको एज अ डिज़ाइन फाइल या 3D फाइल रेफरेंस करवा लें। अच्छा, ये मैंने अभी तक विंडो ओपन रहने दी है। जब मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया था तो उसने मुझे एक मैसेज बॉक्स दिया है। वो कहता है कि ये वाली जो चेंज आपने की है इसको सेव करने के लिए आपको सेशन फाइल को सेव करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। यानी मैंने ओके कर दिया, इधर भी ओके कर दिया, लेकिन टैब नहीं नज़र आया मुझे। टैब देखने के लिए मुझे इसे सेव करके दोबारा से सेव करूंगा और फिर री ओपन करूंगा, तो तब मुझे यहाँ पे रेफरेंस का टैब नज़र आएगा। अच्छा, ये मैंने ब्लैंक बिल्कुल एक सेशन फाइल ओपन की थी। मैं वापस अपनी सेशन फाइल में जाता हूँ जिसमें मैं काम कर रहा था। सेशन फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। हाँ जी, वो सेव करते हुए आपसे पाथ पूछता है, जहाँ मर्जी आप सेव करें। कोई सेशन फाइल जो है इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि सिर्फ हमारी पर्सनल सेटिंग्स हैं, हमें कौन सी विंडो चाहिए, किस रंग, क्या रंग होने चाहिए, इसका डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बात, ये बड़ी इजीली हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सेटिंग्स जो हैं वो दोबारा करनी पड़ेंगी। इसमें एक ये मसला भी है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। अगर आपको सेशन फाइल आपने बनाई हुई है और आप वर्किंग कर रहे हैं और आपको कोई अजीबोगरीब से एरर आना शुरू हो जाते हैं, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप सेशन फाइल दोबारा क्रिएट करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें सेशन फाइल करप्ट हो जाती है। तो इससे पहले कि आप आईटी को बताएं कि मेरे सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है, आप एक दफ़ा अपने तौर पे सेशन फाइल नहीं बना के तो देखें। मोस्टली सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ेंगी। बैकअप भी रखा जा सकता है, वो भी एक ऑप्शन। कॉपी आप इसको करके कहीं भी रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा आ जाता है, बाज़ दफ़ा आ जाता है। और स्पेशली आप ये भी देखें कि हम SP3D6 यूज़ कर रहे हैं और मैंने उसे विंडोज़ 7 पे चलाया होगा, जो कि वो किसी तरह से भी सपोर्टेड नहीं है। तो उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई इस तरह के चांसेस हैं। तो जब हम कोई जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर काम करेंगे इस तरीके से, उसमें कम होंगे मसले। लेकिन ये वैसे मैं एक जनरल आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई मसले आते हैं तो पहला काम आपने ये करना है कि अपनी या तो कोई ऐसी सेशन फाइल खोल लें जो आपको कंफर्म है कि वो सही खुलती है, पुरानी आपने बैकअप सेव किया हुआ है, या आप एक नई बैकअप फाइल, ये सेशन फाइल जनरेट कर रहे हैं। मैं ये वाली कमांड देख रहा था, रेफरेंस को मैंने यहाँ से इनेबल किया, टूल्स, ऑप्शंस, जनरल के टैब में ओके किया। यस, सेशन फाइल को मैंने सेव किया। अब देखें यहाँ पे रेफरेंस का टैब भी आने लग गया। तो रेफरेंस मॉडल्स को कैसे करते हैं वो आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर मैं वर्क स्पेस डिफाइन करता हूँ, अच्छा, अभी हमने 2-3 तरीके देखे थे कि किसी भी फ़िल्टर को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे सिलेक्टेड फ़िल्टर था और हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चले गए थे तो उसकी डेफिनेशन चेंज कर ली थी। और एक क्या ऑप्शन हो सकती है, लिस्ट आ गई मेरे पास, फ़िल्टर को मैंने सेलेक्ट किया तो टॉप पे ये 2-3 कमांड्स हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर ही डिलीट हो जाएगा।
इससे मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में डाल सकता हूँ। और एक अगेन इंफॉर्मेशन हर एक के लिए अपनी अपनी है। इसमें 3 टैब्स हैं। कैटलॉग फ़िल्टर तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड फ़िल्टर है। प्लांट फ़िल्टर्स हैं जो सारे यूज़र्स को नज़र आएंगे, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करेगा। यहाँ रीडिंग करता है यूजर। यूज़र नहीं कर सकते, नॉर्मली राइट्स नहीं होते यूज़र्स को। और माई फ़िल्टर्स में वो फ़िल्टर हैं जो यूज़र स्पेसिफिक हैं। हर यूज़र जो यूज़र डिफाइन करता है उसके लॉगिन के अगेंस्ट वो सेव हो जाते हैं डाटाबेस में, यानी किसी भी सिस्टम से वो डिफाइन कर सकता है, वो से नज़र आएंगे। 800 में गया, प्रॉपर्टीज़ में गया तो 800 सिलेक्टेड है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र ना आए। तो जैसे नॉर्मल सिलेक्शन होती है, आप इसको शिफ्ट से सिलेक्ट करेंगे तो लास्ट सिलेक्टेड से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। आप कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होता रहेगा। वो सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जैसे विंडोज़ के नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होती हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ 800 पकड़ूँ। ये चूँकि ग्लोबल के ऊपर बना हुआ है, मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि एक रेफरेंस का टैब भी है। रेफरेंस के टैब में जाता हूँ तो एक ड्राइंग पहले से मैंने किसी वक्त प्लांट में रेफरेंस की थी, कैट की फाइल है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रेफरेंस के टैब में आके मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की तो सिस्टम की सिलेक्शन अपनी जगह पे कायम है। यानी एक टैब में आपने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट कंट्रोल चाहिए होगा। दूसरे टैब में चले जाते हैं तो वो पिछली सिलेक्शन में ऐड होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी को जो टैब हैं वो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ किस टैब में आती है। फ़िलहाल ये 2 टैब्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सिस्टम का टैब और रेफरेंस का टैब। इसको मैं ओके करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल ऑब्जेक्ट्स कम हो गए, सिर्फ एक एरिया रह गया। अब ये देखें सर्कल सर्कल आ गए हैं। तो ये बेसिकली जो कैट की फाइल मैंने इसमें रेफरेंस की हुई है वो साथ इसमें अपीयर होना शुरू हो गई है। तो रेफरेंस में इसमें आप कैट की फाइल भी रेफरेंस कर सकते हैं, डीजीएन फाइल भी रेफरेंस कर सकते हैं। प्लॉट प्लान मैंने इसमें रेफरेंस किया। आपने लेआउट रेफरेंस करना चाह रहे हैं, कुछ भी रेफरेंस करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। स्केल इसमें इस वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट वो एज्यूम करता है कि आपने वही स्केल रखा हुआ है ड्राइंग का जो मॉडल का। इसी तरह से इसमें माइक्रो स्टेशन के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी, उसका जो मास्टर यूनिट होती है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। और ओरिजिन भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करता है कि मैंने जो कैट का ओरिजिन है उसको मैंने मॉडल के ओरिजिन के साथ मैच करना, आपको इनपुट नहीं देता। नई वर्जन में थोड़ी सी कमांड बेहतर है। माउस टूट गया। ये भी मैंने ऑटोकैड की फाइल जो है वो DWG फॉर्मेट की ही फाइल DW हो जाती है। SPCD 6 में लिमिटेशन ये है, SPCD 6 में ये है कि ऑटोकैड का 2000 फॉर्मेट फाइल सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करता है। तो आपका कोई नए वर्जन में सेव हुई है 2004 2010 तो उसे आपको सेव एज करना पड़ेगा 2000, फिर वो इसमें रेफरेंस होगी, वरना एरर देगा। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली वो वर्जन के साथ चेंज होने वाली चीज़ें। जैसे जैसे नया वर्जन आएगा वो नए फॉर्मेट भी सपोर्टेड होंगे। माइक्रो स्टेशन J जो है वो सपोर्टेड है, 7 जो है। 8 मैंने चेक नहीं की, वो नहीं होगी क्योंकि वो इस सॉफ्टवेयर के बनने के बाद आई है, तो इसे कैसे पता होगा। तो आज के सेशन के लिए यही चीज़ें थी। इसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास तो इंस्टॉलेशन हो गई है और जिनके पास नहीं हुई वो होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगी।
हाँ चल नहीं रहा है इसलिए कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाई थी अभी, प्लांट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराई थी। वो कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी उससे कहता हूँ वो कर देता है आप लोगों के सिस्टम पे। प्लस सिस्टम स्लो जिनके हैं, सिस्टम जो स्लो है उसका ये हल हो सकता है। नहीं, पाइपिंग में जिस तरह से जो लोग बैठे हुए हैं, तो एक उमैर सलीम का सिस्टम अभी स्पेयर पड़ा हुआ है, इसी तरह से मेरा सिस्टम भी अभी फारिग होगा। तो आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है आप उस पर लॉगिन करें और उस पर काम कर लें। उन पे हुआ होगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ जा सकते हैं जिनके सिस्टम स्लो हैं। हाँ जी, जैसे ये अभी ये अब देखें कि ये जो मशीन है ये P4 है जो एक्चुअल मशीन है, लेकिन मैंने रिमोट डेस्कटॉप से अपनी मशीन कनेक्ट की हुई इस पे काम। सिविल के 2 लोग हैं ना, 2 को तो मना किया था मैंने खुद, क्योंकि कॉमन वो लोग वहाँ से करके आए हैं। एक तो सिविल वाले डेली हैं, हाँ जी। तो अभी आप लोगों के सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगी प्लांट की तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एरिया आप लोगों ने अपने नोट कर लिए होंगे। तो आज अभी हमने जो कमांड्स देखी हैं उसमें से कोई ऐसी कमांड नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़े। आप जनरल जो कमांड्स देखी हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं दोबारा। ये जो अभी हम हमारा सेशन था इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने की है, तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। अगर हम डेस्कटॉप पे वो रेजोल्यूशन चेंज करेंगे तो आइकन बड़े हो जाएंगे ना। सॉरी, साइज बढ़ जाएगा ना, रेजोल्यूशन हम छोटी करना है। तो ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप लोग अगर कोई चीज़ रिकॉल करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको इससे गो थ्रू कर लेते हैं, कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई। हाँ जी, फ़िल्टर्स में 3 तरह के फ़िल्टर्स हैं। इसमें आपको सिंपल फ़िल्टर ही नॉर्मली चाहिए होंगे, बाकी फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंड फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, यानी आपने 2 फ़िल्टर बनाए, आप नहीं चाह रहे कि मैं एक नया फ़िल्टर बनाऊं जिसके अंदर वही दोनों चीज़ें हों। तो आप उन दोनों फ़िल्टर्स को सिलेक्ट करें और ये कंपाउंड फ़िल्टर वाले बटन पे क्लिक करें तो उनको इकट्ठा कर देगा। SQL फ़िल्टर ये एडवांस है, ये ऑपरेशन के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है कोई रिपोर्टिंग वगैरह के लिए इससे कोई फ़िल्टर बनाए। इसी तरह से फिर फ़िल्टर्स में फ़ोल्डर बनाने की ऑप्शन भी है। आपने अपने माई फ़िल्टर्स में हैं, आप अपने फ़िल्टर्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपने इसमें फर्दर माई फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसमें फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो फ़िल्टर्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए उसमें इन लोगों ने काफ़ी ऑप्शंस भी दी हैं। जैसे मेरे माई फ़िल्टर्स हैं, मैं इसमें एक फ़ोल्डर बना के उसमें अपने फ़िल्टर्स को मूव कर सकता हूँ। ये मैंने अपने फ़िल्टर में इसमें मूव कर दिया, ठीक है, ग्रुप हो गया मेरे लिए, वहाँ तक पहुँचना आसान है। इसी तरह से प्लांट फ़िल्टर बने हुए थे तो उसको फंक्शनली मैंने ग्रुप किया हुआ, ISO से रिलेटेड हैं, SPR से रिलेटेड हैं, आप जैसे आप अरेंज करना चाह रहे हैं। माई फ़िल्टर में तो वही चीज़ें नज़र आएंगी जो आपकी हैं, तो उसमें इनिशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह आप अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, रीनेम, डिलीट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फ़िल्टर्स आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, फ़िल्टर डिफ़ाइन करना और दूसरा जो पिन पॉइंट है, यानी पॉइंट लोकेट करना और फ़िल्टर डिफ़ाइन करना, तो वो आपके लिए, बाकी चीज़ें इसकी बड़ी सिंपल है, मॉडलिंग जो है।
अच्छा, व्यू मैनिपुलेशन रह गई है, वो हम देख लेते हैं। सॉरी, व्यू मैनिपुलेशन हो गई है। व्यू मैनिपुलेशन में व्यू को क्लिप करने की कमांड रह गई है। मैं वापस जाता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू में, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने व्यू को क्लिप करूँ जिस तरह से हम नेविस में या किसी और तरह से पीडीएस में भी करते थे। तो उसके लिए ये वाली कमांड्स यूज़ होंगी, क्लिप बाय ऑब्जेक्ट, क्लिप बाय वॉल्यूम और क्लियर क्लिपिंग। ये 3 कमांड्स हम यूज़ करेंगे अपने व्यू को छोटा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह से देखने के लिए। हाँ जी। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्लिप बाय ऑब्जेक्ट की कमांड पे जाता हूँ। क्लिप बाय ऑब्जेक्ट की कमांड को मैंने क्लिक किया तो ये फर्दर इसका रिबन ओपन हो गया। इसके अंदर क्या क्या कमांड्स हैं? पहली कमांड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स की कमांड है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड भी है, क्लिक हुई हुई है। यानी जब मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिप बाय ऑब्जेक्ट को क्लिक किया है तो ये मेरे से बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स मांग रहा है कि आप मुझे ऑब्जेक्ट बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ आप व्यू को क्लिप करना चाह रहे हो। इसके बाद इसमें क्या है, एक ग्रीन चेक है और एक क्रॉस है। तो क्या प्रोसीजर क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये बीम और फॉर एग्जांपल ये हैंड रेल, इन सारों की बाउंड्री में जितना कुछ आ रहा है बस वो नज़र आए, बाकी सब कुछ गायब हो जाए। तो मैंने ये 3 चीज़ें सिलेक्ट की, ग्रीन चेक किया तो उसने सारा कुछ गायब कर दिया। इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ें बाउंड हो रही थी सिर्फ वो मुझे शो कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अगर आप लोगों ने ड्राइंग्स बनाई हैं पीडीएस में, तो आपको आइडिया होगा कि ड्राइंग बनाने के लिए हम उसे एक क्यूब का एक लो पॉइंट देते हैं और एक हाई पॉइंट देते हैं। यानी क्यूब के डायगोनल में एक लो पॉइंट देते हैं, एक हाई पॉइंट देते हैं, और उनके अंदर जो कुछ आ रहा होता है उसका एक वॉल्यूम बना देता है। सिर्फ वो हमें ड्राइंग में शो करता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट मिनिमम ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और मैक्सिमम ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन कहाँ कहाँ पे है, उसके दरमियान जो कुछ आ रहा है वो उसने हमें शो कर दिया। वापस जाना है तो मैं क्लियर क्लिपिंग करूँगा और सारा कुछ दोबारा अपीयर होने लग जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा से इस कमांड को एक दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ। तो अब ये देखेंगे कि मैंने यहाँ माउस रखा, थोड़ी देर रखा तो यहाँ पे साथ एक क्वेश्चन मार्क आने लग गया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एरो के साथ और फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक नई विंडो खोल देगा क्विक पिक की। क्विक पिक में क्या है कि मैंने यहाँ माउस रखा था। अब सिस्टम को क्लियर नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई 5-6 चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसने मुझे क्वेश्चन मार्क बता दिया कि मैं पिक कर लूँ कि मैंने कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब मैं इसके ऊपर जैसे जैसे मूव करूँगा तो वैसे वैसे वो चीज़ें हाईलाइट करता रहेगा कि मैं 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। अब 3 जो है ये इसका एक एज है, 4 कोई और ज्योमेट्री है, 1 जो है ये पूरा का पूरा बीम था। ठीक है, तो इस तरह से ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं पिक कर लूँ। अच्छा, मैं अपनी सारी कमांड ख़त्म करता हूँ इस पे क्लिक करके। तो अब ये देखेंगे कि ये एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन को कहते हैं लोकेट फिल्टर। ये आप नोट कर लें, या आप फर्दर जब वर्किंग करेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। लोकेट फिल्टर की मदद से हम लिमिट कर सकते हैं कि हम किस तरह की चीज़ें सेलेक्ट करें। अच्छा, ये कल की चीज़ें, इसको ये डिटेल से जो है एक्सप्लेन करेंगे कल भी। तो लोकेट फिल्टर में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह की चीज़ें पिक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी टास्क में चला जाता हूँ, सारी चीज़ें आपको दोबारा एक्सप्लेन होंगी। मैं सिर्फ अभी जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। टास्क में चले गए,
तो इस लोकेट फिल्टर में देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऑल पे रखूँगा और कुछ सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक लंबी लिस्ट दिखा देगा क्विक पिक में, जिसके अंदर ये एज भी आ रहे हैं, पूरे का पूरा कंपोनेंट भी आ रहा है। आगे जा रहा हूँ तो मैं ये फ्रेमिंग कनेक्शन भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं अपने फ़िल्टर को, लोकेट फ़िल्टर को लिमिट कर देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ पाइप फीचर्स दिखाओ। पाइप फीचर्स क्या होते हैं, जब हम पाइपिंग की ट्रेनिंग करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पाइप फीचर दिखाओ, तो मुझे लोकेट करने के लिए सिर्फ पाइप फीचर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ तो ये मुझे सिलेक्शन अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने लोकेट फिल्टर को लिमिट कर दिया। तो इसको भी हम बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं वापस अपनी कमांड पे आ जाता हूँ, क्लिप बाय ऑब्जेक्ट पे, जो हम देख रहे थे। क्लिप बाय ऑब्जेक्ट से हमने देखा कि एक चीज़ मैंने पकड़ ली, उसके बाद ये मैंने कॉलम पकड़ लिया और ग्रीन चेक कर दिया, तो उसने मुझे सिर्फ वो वॉल्यूम दिखा दिया है जो इनकी लोग ईस्टिंग एलिवेशन नॉर्थिंग और हाई ईस्टिंग एलिवेशन नॉर्थिंग उसमें कवर हो रहा था। अच्छा, दूसरी जो कमांड है व्यू को क्लिप करने की, वो क्लिप बाय वॉल्यूम है। पहले मैं पिछली कमांड को डीएक्टिवेट करता हूँ, क्लिपिंग को ख़त्म करता हूँ। अब मैं क्लिप बाय वॉल्यूम पे चला जाता हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है कि पिक फर्स्ट एरिया पॉइंट, पहला पॉइंट मैं उसे बताऊँ कि जहाँ से मैं क्लिप करना चाह रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे पॉइंट पकड़ लेता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं दूसरा पॉइंट पकड़ूँ जो कि जिसकी मदद से वो एक एरिया बना देगा। अब देखिए मैं माउस को मूव करता हूँ तो ये मुझे साथ साथ एक एरिया शो भी कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तीसरा वो मुझे कह रहा है कि अब मुझे डेप्थ बताओ कि इस प्लेन के वर्टिकल मैंने वॉल्यूम किस तरह से बनाना है। तो मैं नीचे ले गया ग्राउंड तक। अच्छा, सारे पॉइंट्स मैंने पकड़ लिए, तो वो मुझसे कह रहा है सिलेक्ट व्यू। व्यू पहले से सिलेक्टेड था, मैं इसको फिनिश करूंगा तो ये क्लिप करेगा। कैंसिल हो गई है कमांड। दोबारा से चूज करते हैं इसको। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे विंडोज एक से ज़्यादा कर लेते हैं। इसको टॉप कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्लिप बाय वॉल्यूम, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ। अच्छा, डेप्थ के लिए भी इसने मुझसे एक स्टार्टिंग पॉइंट मांगा है, एक एंड पॉइंट मांगा है। 4 पॉइंट मैंने दे दिए, तो अब ये पूरा वॉल्यूम यहाँ पे बन गया। तो हो गया।
भी आपने फिटनेस कर लिया हो ये इसमें मुश्किल है सीखने के लिए तुमको ये बात ही मुश्किल है डॉट गार्ड नहीं है सीक्वेंस ऑफ कमांड जो लिखा हुआ नीचे आ रहा है वो पढ़ना उस तरीके से काम करना ये बड़ा जरूरी है इसलिए हिकमत से लिखना बड़ा इम्पोर्टेंट है आप जो करेंगे उसको लिख लीजिएगा कल को नेक्स्ट टाइम करने जाएंगे तो खुद याद नहीं होगा चलिए इसको कल कवर करेंगे वैसे भी आज का टाइम पूरा हो गया सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया बंद करने से पहले वीडियो